हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अपनी स्टडी हब पर। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी लोग अब आज से लगाकर एक महीना मात्र आपके पास बचा है, चाहे आप लेवल 1 रीट मेंस लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर मैंने इससे पहले आपके साथ एक मैराथन क्लास शेयर की थी, जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से शेयर किया था। काफी बच्चों ने उसको पसंद किया, और क्योंकि पसंद करने वाली बात ये थी उसके अंदर, क्योंकि टू द पॉइंट था और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया गया था। और काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पीडीएफ आपको उसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वहां पे लिंक शेयर कर दूंगी और आप वहां से डाउनलोड कर सकें, है ना। तो आज आप पूछेंगे कि मैडम आज क्या लेके आए हो, तो आज मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लेके आई हूँ शैक्षिक परिदृश्य। ठीक है, यहाँ पर हम टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे। काफी सारे इसके आप जब क्लास कर लेंगे ना, तो PYQs आप लगा लेना, क्योंकि कंपलसरी है ना। तो चलो देखो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। शिक्षण अधिगम के नवाचार पढ़ने पड़ेंगे, केंद्र और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार पढ़ने हैं कि राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर जो राज्य सरकार की जो चल रही है योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार कैसे कैसे वितरण किए जाते हैं, केंद्र के द्वारा क्या है। फिर पढ़ना आपको विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित उससे समितियां पढ़नी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से शुरू करेंगे, और इसकी फुल फॉर्म एक नंबर में पूछी ही जाती है। आपको पता ही है कि NEP की फुल फॉर्म होती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये इसकी जो पूरी फुल फॉर्म है याद रखेंगे। चलिए, RSCERT राजस्थान का है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उदयपुर में है। ठीक है, ये द एकेडमिक ब्रेन मानी जाती है। उदयपुर को क्या माना जाता है, याद रखिएगा, द एकेडमिक ब्रेन माना जाता है राजस्थान का, है ना। पूरा नाम क्या है भाई, इससे ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पूरा नाम RSCERT का क्या है। तो राजस्थान, R फॉर राजस्थान, S फॉर स्टेट होता है, यानी कि राज्य हिंदी में, C होता है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद होता है। ठीक है, फिर आता है इसका पुराना नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो RSCERT का पुराना नाम क्या था, तो SIERT था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अकादमिक कार्यों की सबसे बड़ी शक्ति कौन कौन है, यानी कि जिम्मेदारी, राजस्थान में अकादमिक कार्यों की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि RSCERT है, सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है राजस्थान के अंदर। इसके पास जिम्मेदारी क्या क्या इसको मिली हुई है, तो देखो ये पाठ्यक्रम बनाएगी, यानी राजस्थान की किताबों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए वो करेगी, किताबें तैयार करेगी कि कैसी होनी चाहिए, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना इसका काम है, और नवाचारों को लागू करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में काम करना, ये सब इसी के काम है। 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर RSCERT कर दिया गया। ये राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है, तो याद रखना, देखो 14 अगस्त 2018 को उसका नाम परिवर्तित किया गया है। किससे, तो SIERT से बदलकर RSCERT कर दिया गया है। ठीक है, चलिए समग्र शिक्षा अभियान की बात करें, जिसको हम शॉर्ट में SMSA बोलते हैं, द इंटीग्रेटेड मिशन है। ये क्या है, ये जो ये है SMSA है, ये आपका इंटीग्रेटेड मिशन है, यानी कि 3 योजनाओं को मतलब एक मत करके तब बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा मिशन है, जिसे 3 पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, जिसको आप समग्र शिक्षा अभियान भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं SSA। दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और शिक्षक शिक्षा है टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मिलाकर क्या बना है, यहाँ पर याद रखेंगे SMSA। चलिए सबसे पहले बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान यानी सर्व शिक्षा अभियान की। ठीक है, तो जो ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ना, हम इसी के अंदर इन तीनों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको हम मर्ज कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान यानी SMSA का मतलब लक्ष्य क्या है, तो प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को एक साथ बिना किसी टुकड़े के समग्र रूप से बेहतर बनाना। NEP 2020 के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने वाली मुख्य एजेंसी इस समय कौन है, तो हमारे देश में समय जो मुख्य एजेंसी है NEP 2020 को सही दिशा प्रदान करने के लिए, वो है समग्र शिक्षा अभियान। बात करते हैं, देखो सबसे ऊपर की बात करें तो राष्ट्रीय विजन क्या है NEP 2020 का, तो उसे लागू करने के लिए राज्य स्तर पर है, सबसे ऊपर इसका यही विजन है। एक मजबूत मिशन है ये समग्र शिक्षा का, और एकेडमिक दिशा देने के लिए है एक विशेष संस्था है RSCERT। दूसरा है डिजिटल आक्रमण, लॉकडाउन में शिक्षा के 4 स्तंभ कौन से आए थे, इनसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, है ना, क्योंकि नोट्स ही शेयर कर रही हूँ, तो काफी लंबा ना जाए, घंटे या 2 घंटे में मेरे पूरे नोट्स आपके साथ में प्रेजेंट हो जाए, ये मेरी कोशिश है। ठीक है, तो सबसे पहला है योद्धा 1 प्रोजेक्ट चला था, स्माइल, SMILE स्माइल, द व्हाट्सएप वॉरियर के नाम से इसको जाना गया, द व्हाट्सएप वॉरियर। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे व्हाट्सएप वॉरियर का मतलब है कि अब हम व्हाट्सएप से पढ़ाई करेंगे। इसका पूरा नाम क्या है, देखो कई बार पूछा गया, स्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षा की लौ जलाई रखने का एक शानदार प्रयास था ये 3 चरणों में विकसित हुआ, हर चरण पिछले से बेहतर और ज्यादा प्रभावी था। फिर इसके अंदर आप बात करेंगे कि ये 3 चरणों में था, हमने स्माइल को 3 चरणों में किया। चरण 1 को देखिए लॉन्च होता है ये 13/4/2020 को, ये पहला और तत्काल कदम था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना। रोज सुबह 9 बजे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वीडियो लिंक और वर्कशीट भेजे जाते थे। ये एक तरफा संवाद होता था, लेकिन इसने उस मुश्किल समय में एक बहुत जरूरी शुरुआत कर दी थी। एक तरफा संवाद का मतलब है टीचर ही टीचर यहाँ पे एक्टिव होता था। बच्चा होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वर्क बुक भर रहा है नहीं भर रहा है, कोई मैटर होता ही नहीं था, टीचर ही देके चल देता था। ठीक है, फिर हमने स्माइल 2.0 लॉन्च किया 2/11/2020 को। ठीक है, 2020 में हमने अभी तक 2 कर लिए थे लॉन्च। आओ घर में सीखे, हमने इसको नाम दिया। अभियान के साथ ये दूसरा चरण शुरू होता है, आओ घर में सीखे। क्रांतिकारी बदलाव इसमें क्या आ गया, तो फीडबैक और व्यक्तिगत ध्यान इसमें बढ़ने लगा था। अब बच्चों को गृह कार्य भी दिया जाने लगा, यानी होमवर्क मिलने लगा था व्हाट्सएप के थ्रू ही। शिक्षक उनसे फोन पर बात भी करने लगे और फीडबैक लेने लगे, और हर बच्चे का एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाया जाने लगा। संवाद अब क्या हो गया, दोनों तरफा हो गया था। ठीक है, दोनों तरफा यहाँ पर दूसरे चरण में संवाद होने लगा। देखो इससे पहले वाली जो सूचना प्रौद्योगिकी की क्लास थी ना, उसे आपने बहुत प्यार दिया, सच में यार। इतने लॉन्ग टाइम के बाद में मैंने आपके
साथ वो क्लास शेयर की थी अपने नोट्स के माध्यम से, और आपने बहुत अच्छे से उसको देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे, तो हिम्मत मिली और उसके बाद मैंने फिर से अपने दूसरे सब्जेक्ट के नोट की भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको भी उससे ज्यादा प्यार मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो स्माइल 3.0 की बात करें, लॉन्च होता है ये 21 जून 2021 को, ये तो याद हो जाएगा 21 जून 21। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? सबसे उन्नत और परीक्षा केंद्रित चरण। क्या था? सबसे उन्नत रहेगा ये और परीक्षा केंद्रित चरण रहेगा। ध्यान केंद्रित किया गया इसमें मूल्यांकन यानी असेसमेंट और उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग पर ध्यान दिया गया। हर शनिवार को व्हाट्सएप पर साप्ताहिक क्विज आता था। क्विज के प्रदर्शन के आधार पर जिन बच्चों को अतिरिक्त मदद की जरूरत होती उन्हें विशेष उपचारात्मक शिक्षण सामग्री भी भेज दी जाती थी। राज्य में कुल व्हाट्सएप ग्रुप 20,000 से ज्यादा बनाए गए थे। ठीक है, कितने बनाए गए थे 2021 में? 20,000 से ज्यादा बनाए गए थे। इसकी नोडल एजेंसी आपको मैंने बताया कि RSCERT उदयपुर रखी गई। अब दूसरा जो चरण शुरू होता है वो योद्धा 2 प्रोजेक्ट था, शिक्षावाणी, जिसको हमने द रेडियो वॉरियर के नाम से जाना था। ठीक, शिक्षावाणी को ज्ञान की आकाशवाणी के रूप में लॉन्च किया गया ताकि डिजिटल खाई को काटा जा सके। लॉन्च तिथि थी 11 मई 2020, यानी ये जो प्रोजेक्ट 2 था ना, ये आपका 2020 में प्रोजेक्ट 1 के साथ ही लॉन्च किया गया था, है ना, मतलब 1 महीने के अंतराल पर। इसका प्रसारण जो किया गया वो आकाशवाणी पर प्रतिदिन 55 मिनट का शैक्षिक प्रसारण किया जाता था। कितने मिनट का? 55 मिनट का। शैक्षिक प्रसारण का मतलब है कि कोई भी शिक्षा से जुड़ी हुई बात ही यहाँ पर बोली जाती थी। कंटेंट क्या होता था? कक्षा 1 से 12 के लिए ऑडियो आधारित पाठ, कहानियां और रोचक शैक्षिक सामग्री जिसे RSCERT द्वारा तैयार किया जाता था। फिर हमने तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, योद्धा 3 शिक्षा दर्शन, द टेलीविजन वॉरियर था ये। DD राजस्थान चैनल पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके लॉन्च की तिथि भी 1 जून 2020, यानी कि इतना याद रखिएगा जितने भी हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे ना, योद्धा 1, योद्धा 2, योद्धा 3, है ना, योद्धा 4, चारों स्तंभ हमने कब किए थे? तो 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे किए थे। ठीक, लॉन्च तिथि आपने देखा 1 जून 2020 है। प्रसारण होता था सोमवार से शनिवार को 195 मिनट, लगभग 3 घंटे 15 मिनट का प्रसारण होता था, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट हुआ करते थे। चलिए, योद्धा 4 आता है प्रोजेक्ट हवा महल कार्यक्रम, द जॉयफुल वॉरियर के नाम से जाना गया। जैसे कि मतलब इसमें आप बच्चों को गेम्स वगैरह भी करा रहे हो। ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं था बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के बारे में था। हर शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक भेजा जाता था जिसमें कहानियां, कविताएं और मजेदार गतिविधियां होती थी। लॉन्च तिथि की बात करें तो 2 मई 2020 थी। उद्देश्य की बात करें, कहानियों और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के लर्निंग गैप को दूर करना और सीखने को रोचक बनाना था। टैगलाइन इसकी क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण थी, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा, कार्यक्रम की आत्मा। ठीक है, ये इसको कहा गया। अब आता है आपका दीक्षा। दीक्षा की बात करें अगर हम, दीक्षा का कई बार पूछा गया है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसकी फुल फॉर्म है। केंद्र सरकार द्वारा 5 सितंबर 2017 को बनाया गया एक राष्ट्रीय मंच है। ये याद रखिएगा, दीक्षा किसका है? केंद्र सरकार का है। एक महाज्ञान कोश है। राजस्थान ने अपनी संस्था बनाई है ना, अपना स्वयं का संस्करण बनाया और उसका नाम दिया दीक्षा राइज। ठीक है, राइज का इसमें पूरा नाम क्या? देखो, दीक्षा का पूरा नाम सब जगह किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो ना दोस्त, तो सब जगह आप दीक्षा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पढ़ोगे, लेकिन राजस्थान के लिए राइज का मतलब क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। याद रखिएगा, ये एजुकेटर्स है, एजुकेशन नहीं है। ई का मतलब, या ई का मतलब एजुकेटर्स यानी कि शिक्षकों से है, एजुकेशन से नहीं है, याद रखिएगा। इसके भी हमने 3 स्तर बनाए। कौन कौन से? एनराइज्ड टेक्स्ट बुक, शिक्षक प्रशिक्षण यानी निष्ठा, हमने इसको नाम दिया, और व्यापक ई कंटेंट। एनराइज्ड टेक्स्ट बुक की बात करें, किताबों में दिए गए QR कोड्स को स्कैन करते ही छात्र सीधे दीक्षा पोर्टल पर उस पाठ से जुड़े वीडियो, अतिरिक्त अभ्यास कार्य और रोचक सामग्री तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। पढ़ाई आपने देखा होगा ना कि सारी किताबों पे आजकल QR कोड्स आते हैं, यानी एक टॉपिक दिया है, टॉपिक से अगर आपको कुछ चीजें और ज्यादा गहराई में जानी है तो आप QR कोड पर जाओ, सब चीज मिल जाएगी। दूसरा है शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि निष्ठा। शिक्षकों की व्यावसायिक विकास के लिए निष्ठा है, जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी पोर्टल के माध्यम से चलाए जाते हैं। शिक्षक घर बैठे अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सके, इसीलिए हमने क्या चलाया? निष्ठा। निष्ठा की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, चलिए व्यापक ई कंटेंट के बारे में बात करें तो इस पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए वीडियो, PDF, क्विज, लेसन प्लान जैसी अनगिनत सामग्री उपलब्ध है, वो भी 18 से ज्यादा भाषाओं में। आप ये बताइएगा कि आपकी 7वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? ठीक है, चलिए आदर्श वाक्य की बात करें, टैगलाइन इसका क्या है? हमारे शिक्षक हमारी नायक। क्या है? अवर टीचर अवर हीरोज। अब आते हैं बस्ते से आजादी, नो बैक डे। इससे भी क्वेश्चन काफी टाइम बने हैं। देखो, नई शिक्षा नीति से रिलेटेड अगर आप CTET, UPTET की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें भी ये बेनिफिट देगी क्लास, तो ये मत सोचना कि ये केवल रीट मेंस के लिए है। ठीक, हर शनिवार को बच्चे, देखो बस्ते से आजादी वाली जो बात है ना, ये यशपाल समिति कहती है। हर शनिवार को बच्चे बिना बैग के स्कूल जाते हैं। ये पहल भी NEP 2020 के आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम यानी जॉयफुल एंड एक्सपेरियंशियल लर्निंग के सिद्धांत से प्रेरित है। इसकी घोषणा बजट भाषण में 20 फरवरी 2020 को की गई थी और इसे हर शनिवार को लागू किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, छात्रों को उनकी उम्र के हिसाब से 5 समूह में बांटा गया है। पहला समूह है, थीम रखी गई राजस्थान को पहचानो। मुख्य उद्देश्य इसका है राज्य की संस्कृति, इतिहास और भूगोल से छात्रों का परिचय करवाना, और इसमें सारे समूह आते हैं। कौन कौन से? अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। ये 5 समूह है, सारे में रहेंगे सेम। द्वितीय जो स्तर बनाया गया शनिवार के दिन, वो भाषा कौशल विकास करवाएगा। थीम रहेगी भाषा कौशल विकास की, हिंदी और अंग्रेजी में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने जैसे कौशलों का विकास होगा। तृतीय जो चरण बनाया गया, उसमें खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, खेल कूद के माध्यम से सर्वांगीण विकास करना है। चतुर्थ में मैं वैज्ञानिक बनूंगा, थीम है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, प्रयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। और पंचम स्तर में बाल सभा, मेरे अपनों के साथ सामुदायिक जुड़ाव
बदलाव, नेतृत्व क्षमता और अभिभावकों की जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना है। तो ये 5 समूह बनाए गए थे। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। देखिए, पहले शनिवार को बच्चा अपनी जड़ों से जुड़ता है, दूसरे में वो संवाद सीखता है, तीसरे में स्वास्थ्य, चौथे में दिमागी कसरत करता है और 5वें में समाज से जुड़ना सीखता है। ये व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो जाता है, क्योंकि किसी भी बच्चे, बड़े या बुजुर्ग के लिए यही 5 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आता है कल का विजन क्या है। कल का विजन यानी कि बजट 2025 का अगर हम विश्लेषण करें तो राजस्थान बजट 2025 ने शिक्षा के लिए एक नया और महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। ये दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ पहुंच से आगे बढ़कर नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बुनियादी ढांचे का कायाकल्प की बात करें तो स्कूलों में नए क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब और टॉयलेट बनाने के लिए 225 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। सुरक्षा के लिए 15,000 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, तो ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। छात्रों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 1500 स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएगी। साथ ही अलवर, अजमेर और बीकानेर में नए डिजिटल प्लानिटेरियम भी बनेंगे। भविष्य की तकलीफ, सरकार अब स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी भविष्य की तकनीकों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रही है, ताकि हमारे छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। चलिए अब बात करते हैं कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना और 36 IITIs का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जो व्यावसायिक शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। शिक्षा से रोजगार की भी बात की गई है इस बार बजट में। नई राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत 1,25,000 पदों पर भर्ती की योजना है, जो शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ती है। कोरोना काल की पहल डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए थी। अब 2025 का बजट उस नींव पर डिजिटल नवाचार की इमारत खड़ी कर रहा है। भविष्य के लिए कौशल की बात करें तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है। अब बच्चों को पारंपरिक विषयों के साथ साथ कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी। इसका मकसद, उद्देश्य क्या है, किताबी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच की दूरी को मिटाना। स्ट्रीम सिस्टम का अंत कर दिया गया है। विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स जैसी कठोर दीवारों को तोड़ा जा रहा है। अब छात्र अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग स्ट्रीम के विषय भी चुन सकते हैं। यानी पहले साइंस साइड वाला वही पढ़ेगा कि साइंस ही पढ़ेगा, मैथ भी पढ़ सकता था वो, आर्ट वाला आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ेगा, बट अभी ऐसा नहीं है। बीएससी आप अगर करने जा रहे हो तो साइंस तो पढ़ सकते हो, मैथ तो पढ़ सकते हो, बट अभी आप ह्यूमैनिटी का भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो उद्योगों से जुड़ाव भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया। सरकार अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच इंटर्नशिप और सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि छात्र वही सीखें जिसकी बाजार में मांग है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज आपने सीख ली और उसकी मांग ही नहीं है। तो वो चीजें अभी तक हमारी एजुकेशन पॉलिसी के तहत करवाई जा रही थी कि हमें जो ज्ञान दिया जा रहा था क्लासों में, उस ज्ञान की हमें नौकरियों में कोई जरूरत पड़ती ही नहीं थी, है ना, तो उससे बचा जा रहा है। चलिए अब आती है हमारी योजनाएं शुरू हो गई। विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं देखते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है ना तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। 15-16 मिनट की क्लास हो चुकी है। इसको 2 भागों में बांटा गया। पहले में बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, बालिकाओं के लिए योजनाएं हैं, और दूसरी सब पढ़े। ठीक है, सब पढ़े। ये सामान्य कल्याणकारी और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। सरकार का सबसे ज्यादा जोर किस पर है, तो राजस्थान की बालिकाओं पर है ना। जैसे कि उनके लिए ये 5 योजनाएं चलाई जा रही हैं। कौन कौन? कालीबाई भील स्कूटी योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, देव नारायण स्कूटी योजना, आपकी बेटी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना। ये 5 ही योजनाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बस इन्हीं को आप अपग्रेड करते रहो, इन्हीं को आप लर्न करो, इन्हीं के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, योजनाओं में तो सरकार राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से मौजूद लैंगिक असमानता को खत्म करना चाहती है, महिला साक्षरता दर को बढ़ाना चाहती है और शिक्षा को बढ़ावा देकर बाल विवाह जैसी कृतियों को रोकना चाहती है। अब स्कूटी योजनाओं की बात करें तो पहली योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये 2020-21 से प्रभावी है। नोडल विभाग इसका कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय है। इसमें पात्रता की अगर हम बात करें तो छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 12वीं पास करने के बाद स्नातक डिग्री में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लिया हो। अंकों का विभाजन कैसे होगा दोस्तों, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSC से 12वीं में न्यूनतम 65% अंक उसके, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से 12वीं में न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं लाभ की। इसमें लाभ क्या मिलेगा, देखो स्कूटी तो मिलेगी, साथ में स्कूटी का रजिस्ट्रेशन और छात्रा के नाम ये ट्रांसफर होके मिलेगी, है ना। और आगे क्या इसकी फैसिलिटी रहेगी, तो 1 वर्ष का सामान्य बीमा जो कि गवर्नमेंट दे रही है, और 5 वर्ष का तृतीय पक्ष बीमा, यानी कि अगर आप 1 साल का बीमा कराते हो तो 1 साल का तो गवर्नमेंट दे ही रही है, और जो 5 वर्ष का होता है उसका तीसरा वाला जो बीमा पक्ष होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। वितरण के समय एक बार ये पेमेंट कर दिया जाएगा। 2 लीटर आपको तभी पेमेंट 2 लीटर जो है वो पेट्रोल दिया जाएगा। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़े से जो लाभ होते हैं ना वो भी देख ही लेते हैं जब शॉर्ट नोट्स में इतना कुछ पढ़ी रहे हैं। तो एक हेलमेट भी दिया जाएगा। छात्राओं को पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी में से एक चुनने का विकल्प भी मिलता है। क्या मिलता है, आप छात्राएं हेलमेट भी लेती हैं, क्योंकि यार 1000-1200 रुपए का हेलमेट भी आता है आजकल, तो छात्राओं के लिए ये सुविधा इस योजना यानी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत ये रहेगी कि वो दोनों स्कूटी में से कोई भी स्कूटी चुन सकती हैं, उनको कौन सी स्कूटी चाहिए। अब इनका एक ही नाम कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या किया गया है, एक ही नाम कर दिया गया है। कैसे, तो देखिए पहले अलग अलग विभागों की कई स्कूटी योजनाएं चला करती थी। अलग अलग विभाग जो होते थे वो अपनी अलग अलग स्कूटी योजनाएं चला रहे थे, जिससे छात्राओं और प्रशासन दोनों को बहुत कंफ्यूजन होता था। सरकार ने उन सभी योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी एकीकृत योजना बना दी, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, देखेंगे आप, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया आसान हो गई, क्योंकि एक ही पोर्टल पर अब आवेदन किया जाता है। प्रशासनिक बोझ कम हो गया और इस योजना को एक शक्तिशाली ब्रांड पहचान भी मिल गई है। अब बात करते हैं योजना 2 की, क्योंकि 5 इंपॉर्टेंट योजना है जो आपके राजस्थान के किसी भी एग्जाम में पूछी जाएंगी। देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना केंद्रित है। ठीक है, ये वाली योजना है। दूसरी वाली अति पिछड़ा वर्ग यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो MBC की छात्राओं के लिए है। जैसे कि अब देखो राजस्थान में आप गुजर जाति के हैं, कई जगह पे आप OBC में आते हैं,
जो गुजर जाति है, जाट है, ये सब क्या है, ओबीसी में आते हैं। लेकिन राजस्थान में एमबीसी है एक मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में गुर्जर को रखा गया है, रायका, बंजारा, गाड़िया, लोहार, इनको किसमें रखा गया है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में। ठीक है, इनका मुख्य बिंदु अगर हम जाने तो हर साल मेरिट के आधार पर यहाँ पर 1500 स्कूटी वितरित की जाती है। कौन सी योजना के तहत, देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत। इसमें पात्रता क्या रहती है, तो कक्षा 12 में न्यूनतम आपके 50% अंक आने चाहिए और कॉलेज में नियमित प्रवेश भी अनिवार्य है। यानी आप ऐसे नहीं कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया प्राइवेट तौर पे, है ना, तब नहीं, आपको रेगुलर जाना भी है और 50% आपको इंटर में नंबर लाने हैं। पारिवारिक आय सीमा यहाँ पर 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि आपके घर में जो वार्षिक आय है ना, वो टोटल मिला के 1 साल की 2.5 लाख रुपए से भी कम होनी चाहिए, है ना। चलिए अब बात आती है इसमें सबसे खास बात क्या है, तो जिन पात्र छात्राओं का नाम मेरिट लिस्ट में स्कूटी के लिए नहीं आता, सरकार उन्हें भी प्रोत्साहन राशि देती है। इसकी सबसे खास बात है स्नातक के दौरान हर साल 10,000 रुपए मिलते हैं, यानी कि तीनों साल, बशर्ते कि आपके 50% मार्क्स आते रहे। अगर आप तीनों सालों में 50% नंबर स्नातक में ला रहे हो तो आपको 10,000 रुपए सालाना मिलेगा तीनों साल तक, है ना। और अगर आप पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, थोड़ा सा मेरी जीभ जो है ना वो लड़खड़ा रही है, क्योंकि यार नोट्स बनाए हैं कंटिन्यू, है ना, रातों को जग कर बनाती हूँ। उसके बाद में ये सारे नोट्स है ना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। तो देखो स्नातकोत्तर के दौरान हर साल 20,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी आप बात करेंगे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर आपको 40,000 रुपए मिलते हैं और स्नातक कर रहे हैं तो 30,000 रुपए, याद रखेंगे। अब बात करते हैं वित्तीय पंख पुरस्कार और छात्रवृत्तियां राजस्थान में। तो ये क्या है, देखो यहाँ से वित्तीय पंख पुरस्कार और ये छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। तो बेसिकली स्कूटी योजना आपकी 2 ही है जो बालिकाओं के लिए है, याद रखिएगा, है ना। अब आती है वित्तीय पंख पुरस्कार और छात्रवृत्तियां जो सबके लिए है। देखो जैसे कि योजना 3, अगर आप योजना 3 में देखोगे, गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार इसका नाम है, तीसरी योजना है। ये दोनों राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक मानी गई है। इन्हें बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और पुरस्कार वितरण हर साल बसंत पंचमी के दिन होता है। गार्गी पुरस्कार शुरू कब से हुआ है, तो 1998 से, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट, अगर हम 2025 के लिए माने, यानी कि जो 2025 में आपका एग्जाम हो रहा है, 26 में हो रहा है, वैसे 25 का एग्जाम है, तो पहले इसमें जो पात्रता थी ना वो 75% थी। लेकिन अब कक्षा 10 में अगर आप हो तो 90% या उससे अधिक अंक लाने वाली छात्राएं इसके लिए पात्र होंगी। पहले कितनी थी, 75% पे गार्गी पुरस्कार के लिए आप क्या थे, नॉमिनेट हो जाते थे, बट अभी आपको 90% नंबर लेकर आने पड़ेंगे 2025 से। ठीक है, इसमें लाभ क्या क्या मिलता है, तो देखो कक्षा 11 में नियमित प्रवेश पर, अगर आप कक्षा 11 में एडमिशन ले रहे हो तो 3,000 रुपए, और कक्षा 11 में नियमित अध्ययन करने पर, खाली एडमिशन ले लिया है यानी प्राइवेट तौर पर, तो आपको 3,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर स्कूल भी आ रहे हो तो फिर आपको 3,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर 6,000 की राशि और एक प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाएगा। यानी केवल एडमिशन लेने पे 3,000, लेकिन अगर नियमित रूप से आप पढ़ने भी आ रहे हो तो फिर आपको 6,000 रुपए, साथ ही एक प्रमाण पत्र भी गार्गी पुरस्कार में दिया जाता है। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार भी इसी के अंतर्गत दिया जाता है, गार्गी योजना के तहत ही दिया जाता है। देखो गार्गी योजना के तहत मैं आपको बता रही हूँ, गार्गी पुरस्कार तो है ही है, अब आता है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, ये इसी का पार्ट है, याद रखिएगा। ये पुरस्कार कक्षा 12वीं की छात्राओं के लिए है। इसमें पात्रता क्या है दोस्तों, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12वीं परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना यहाँ कंपलसरी है। देखो यहाँ पर आप 2025 में गार्गी पुरस्कार के लिए अगर आप नॉमिनेट होते हो तो आपको 75 से 90% पर लेकर आने पड़ेंगे 10वीं में, लेकिन 12वीं में 75% ही लाने हैं। लाभ क्या मिलेगा, एक मुश्त आपको 5,000 रुपए प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। 1998 में 75% अंक लाना एक बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। आज शिक्षा के स्तर में काफी सुधार और बेहतर परिणामों के कारण ये बहुत आम बात हो गया है। इस प्रतिशत को 90% तक बढ़ाकर सरकार ने इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1998 में ये 75% आपको लाना था, बट अभी आपको 90% लेके आना है, यहाँ पर भी इंटर में भी, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, ये सुनिश्चित करता है कि ये पुरस्कार केवल सर्वश्रेष्ठ छात्राओं को ही मिले, जिससे अन्य छात्राएं भी बेहतर करने के लिए प्रेरित हो। तो यहाँ पर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई छात्रा पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं है और फिर भी उसको राजस्थान की इस योजना का लाभ मिल जाए। ये सबसे खास बात होती है इन योजनाओं की, ठीक है, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उन बच्चों को यहाँ पर लिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है जो सच में कुछ करके दिखाने लायक होते हैं। अब आती है योजना 4, आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना, इसमें लक्षित वर्ग किसको रखा गया है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर देखो क्लास आपको पसंद आ रही है ना तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टाइम पे रहना भारी भरकम मात्रा में यार बेचे जा रहे हैं कोर्स, बट मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं आप तक अपना कंटेंट पहुंचाऊं। बस जो मैं पढ़ रही हूं इस टाइम वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, और काफी लंबे वक्त के बाद में मैं आपके साथ है ना इतने लंबे लंबे नोट शेयर कर पा रही हूं। इससे पहले भी मैंने रीट प्री में आपके साथ काफी मेहनत की थी, खुद भी निकाला था, आपका भी निकलवाया था, बहुत सारे बच्चों का निकला था, है ना। तो देखो यार मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो, हो जाएगा तो अच्छी बात है, टीचर बन जाओगे। ठीक है, चलिए अब लक्षित वर्ग इसमें किसको रखा गया है दोस्तों, तो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाली वे बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल जीवन यापन कर रही है और जिनके माता पिता में से किसी एक का या फिर दोनों का निधन हो गया है। वित्तीय सहायता यहाँ पर क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर आपकी बेटी योजना से मतलब है जो बच्चियां अनाथ हो चुकी है। ठीक है, वित्तीय सहायता कितनी मिलेगी, अगर ऐसी बच्ची कक्षा 1 से 8 तक है तो उसको 2100 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा, और कक्षा 9 से 12 तक पढ़ेगी तो फिर 2500 रुपए प्रतिवर्ष। योजना 5 आती है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। शुरुआत होती है 2015-16 में। कब हो रही है शुरुआत, 2015-16 में। पात्रता क्या है इसकी दोस्तों, तो देखेंगे प्रत्येक जिले से 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, यानी प्रत्येक जिले से, यानी प्रत्येक जिले अभी 41 है तो 41 से लगा लो यार, प्रत्येक जिले से 2 बच्चियां मांग रहे हैं, है ना।
प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, साथ ही न्यूनतम 75% अंकों के साथ जिले की एक बीपीएल और एक अनाथ छात्रा। यानी अब मैं आपको बोलूं कि दो तो प्रथम और द्वितीय छात्राएं हो गई और एक कौन सी हो गई आपकी, एक अनाथ छात्रा हो गई और एक बीपीएल छात्रा हो गई। टोटल मिलाकर कुल मिलाकर हर जिले से 4 छात्राएं, तो 41 × 4 यानी 164, राजस्थान की 164 बच्चियां यहाँ पर नॉमिनेट की जाएंगी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत। अब इनको लाभ क्या मिलेगा भाई, इन चयनित बालिकाओं को व्यावसायिक या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2,25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। अब चलते हैं आगे योजना 6। योजना 6 है आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना। इसका पहला नाम क्या था, तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना, याद रखेंगे। राजश्री योजना को आप ये मत सोचना कि ये तमिलनाडु साइड की है या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश साइड की है। पहले ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है वो राजस्थान की थी, अभी इसको परिवर्तित करके लाडो प्रोत्साहन योजना में कर दिया है। और सच्ची बताऊं तो आपकी ये पढ़ाने वाली मैडम का नाम भी घर का लाडो ही है, प्यार का नाम नहीं है बट मुझे लाडो ही कहते हैं। चलो यार, चलिए इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना और उसे शिक्षा से जोड़ना है। बेटी को जन्म दो और उसको क्या करो, शिक्षा से जोड़ो। बेटी को पैदा ही नहीं करना है बल्कि पढ़ाना भी है। अब इसमें लाभ का विकास कैसे है, तो राजश्री योजना के तहत 6 किस्तों में कुल 50,000 रुपए दिए जाते थे। कितनी किस्तों में, जब ये पुरानी योजना चल रही थी तो 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाते थे। क्योंकि ऐसा होता है, देखो सरकार अगर आपको बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा दे रही है तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते थे कि जो जब अपनी ही कमाई से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना पसंद करते थे, वो गवर्नमेंट के 50,000 से क्या ही पढ़ाएंगे। तो अब क्या किया गया, अब लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत इस राशि को 1.5 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। चलो तो देखो अब किस्तें कैसे मिलेंगी, जब बच्ची का आपकी जन्म हो रहा है तो 2500 रुपए आपको दे दिए जाते हैं बच्ची के नाम से। उसके बाद जब बच्ची 1 वर्ष की हो जाती है और आप टीकाकरण करने जाते हैं तो आपको 2500 रुपए दे दिए जाते हैं। उससे पहले देखो मैं अपने आसपास की महिलाओं को भी इस चीज के लिए जागरूक कर रही थी, जो राजस्थान की रहने वाली है या जिनके रिलेटिव राजस्थान में है। तो वहां पे मैं बताने की कोशिश उनको कर रही थी कि देखो जब 1 वर्ष का टीकाकरण हो जाएगा तो आपकी बच्ची को 2500 रुपए मिलेंगे इस योजना के तहत। तो उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि जब आप 1 वर्ष होने के बाद में जो टीकाकरण करवाएंगे तब आपको 2500 रुपए बच्ची पर मिलते हैं। जब आपकी बच्ची कक्षा 1 में प्रवेश लेगी तो आपको 4,000 रुपए बच्ची के नाम से दिए जाते हैं, और जब वो कक्षा 6 में प्रवेश लेती है तो 5,000 रुपए, कक्षा 10 में प्रवेश लेगी तो 11,000 रुपए, और कक्षा 12 उत्तीर्ण करेगी तो 25,000 रुपए। ठीक है, ये राजश्री योजना का पैटर्न हुआ करता था। नई योजना में राशि बढ़ाई जाएगी, 21 वर्ष होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब चलिए अब आगे बात करते हैं ऐसी योजनाओं के बारे में जो सभी के लिए है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो सभी यानी कि सब पढ़े और सब बढ़े। ये सामान्य और केंद्रीय योजनाएं हैं, जैसे कि भविष्य का पोषण, ये पोषण संबंधी योजना है, और योजना है ये 7वीं। इसका नाम है पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया, याद रखेंगे, वीरांगना लगा दिया बस। बाकी पन्ना ध्याय बाल गोपाल योजना कर दिया है, बस आगे क्या लगा दिया, वीरांगना। ये शब्द 2025 में लगाया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पोषण प्रदान करना और उनकी उपस्थिति को क्या करना, बढ़ाना। ठीक, इससे लाभ क्या होगा, बच्चों को पाउडर वाला दूध उपलब्ध कराया जाता है। गाय या भैंस का, बकरी का, ऊंट का दूध नहीं, ऊँटनी का दूध नहीं, बल्कि दोस्तों किसका, पाउडर वाला। ठीक है, पाउडर वाला जिसे आप घर में पीने से अवॉइड करते हैं, उसे राजस्थान सरकार चाहती है कि बच्चों को ये दिया जाए, उपलब्ध करवाया जाए। अब क्वांटिटी यानी मात्रा की बात की जाए तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को तो 150 ml मिलेगा, 1 से 5 तक को 150 ml, और जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 200 ml। ठीक, ये क्वेश्चन इससे बना हुआ है, चाहो तो आप पीवाईक्यूज देख लेना। दिन कौन सा तय किया गया है, तो पहले ये सप्ताह में 2 दिन दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसे सप्ताह के सभी 6 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराया जाता है। तो ये चेंजमेंट है, पहले हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ये दूध पीने को मिलता था 150 और 200 ml, अब 6 दिन मिलेगा। अब बात करते हैं अपनी 8वीं योजना की। 8वीं योजना का नाम देखेंगे पीएम पोषण नाम है, मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती है। अदर स्टेट्स में इनको मिड डे मील कहते हैं, वैसे ये पीएम पोषण है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 में। और ये जो योजना है ना, ये मैं कहूंगी आपको, ये केवल राजस्थान में नहीं पूछी जाती बल्कि भारत के ऑल ओवर इंडियन एग्जाम्स में पूछी जाती है। मतलब किसी भी पोस्ट का एग्जाम आप दे रहे हो जहां पर जीके है और योजनाओं से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां ये पूछी गई है कई बार। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है। ठीक, स्कूल में बनाए रखना और पोषण स्तर में सुधार करना। बच्चा नामांकन बढ़ाए, नाम भी लिखवाए, स्कूल में बना भी रहे और पोषण के स्तर में उसका सुधार भी हो जाए, उसे न्यूट्रिशन भी मिले। राजस्थान में नवीनतम अपडेट 2025 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये कुमकुम हेल्पर का मानदेय है। कुमकुम हेल्पर वहां पे चलती है। ठीक है, जैसे कि आपने यूपी में आशाएं देखी होंगी, है ना, तो राजस्थान में कुमकुम नाम होता है उन हेल्पर का। उनका मानदेय 1/4/25 से इनके मानदेय में क्या है, 10% की वृद्धि भी कर दी गई है। गुणवत्ता नियंत्रण की बात की जाए, अब हर स्कूल में भोजन परोसने से पहले एक अभिभावक और एक विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी के सदस्य को भोजन चखना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, यानी एक तो कोई भी पेरेंट आ जाए और जो स्कूल की जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसका कोई भी एक सदस्य भोजन चखेगा, ताकि उनको ये पता चल सके कि वो बच्चों को किस क्वालिटी का खाना खिला रहे हैं। ठीक है, सामाजिक उद्देश्य इसका क्या है, तो जब सभी जातियों और समुदायों के बच्चे एक साथ बैठकर एक जैसा भोजन करते हैं तो ये बचपन से ही सामाजिक समानता की भावना को बढ़ावा देता है और भेदभाव को भी क्या करता है, कम कर देता है। यह पोषण के साथ साथ समाजीकरण का भी एक शक्तिशाली माध्यम है। अब बात करते हैं पीएम पोषण साप्ताहिक मेन्यू राजस्थान 2025 के बारे में। ठीक, तो सोमवार को क्या खाना दिया जाएगा, रोटी दाल और नॉर्मल कोई भी सब्जी। मंगलवार को रोटी की जगह चावल आ जाएगा। बुधवार को फिर से रोटी दाल सब्जी हो जाएगी और गुरुवार को ज्यादा खाना मिलेगा, दाल चावल सब्जी युक्त खिचड़ी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना, ये गुरुवार वाला ही पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी युक्त सब्जी है। ठीक है, सब्जी युक्त सॉरी खिचड़ी है, याद रखिएगा, इसीलिए इससे क्वेश्चन बनता है। शुक्रवार को रोटी दाल सब्जी और शनिवार को भी रोटी दाल सब्जी। अब यहाँ पर एक चीज आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि क्या स्थानीय परिवर्तन इसमें संभव है, तो बिल्कुल स्थान के हिसाब से भी खाना यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों बुनियादी सहायता प्रणालियां कौन कौन सी हैं। बुनियादी सहायता प्रणालियां के अंतर्गत कौन सी योजनाएं आती हैं। तो देखो योजना 9 की जगह पे लिखा हुआ है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश योजना। गणवेश कहते हैं यूनिफॉर्म को। लाभार्थी कौन रहेगा, तो राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थी। कौन से बच्चे, तो 8वीं तक के बच्चों को ही ये लाभ मिलेगा। इस चीज का लाभ क्या है, तो देखो पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक सेट दिया जाएगा। गणवेश की बात करें, यूनिफॉर्म के कपड़े के 2 सेट। कितने सेट, 2 सेट। और सिलाई के लिए 200 रुपए सीधे बच्चे के बैंक खाते में ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। योजना 10 आती है, इसके अंतर्गत कहा गया निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, है ना। यहाँ पे देखोगे लाभार्थी की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राएं इसमें होती हैं। मैं अभी तक जहां तक देख पा रही हूँ, देखो खाना तो सभी बच्चों को मिल रहा है, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन जो साइकिल और स्कूटी है ना वो केवल लड़कियों को ही मिल रही है, इतना याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है, दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को स्कूल आने जाने में सुविधा प्रदान करना ताकि दूरी के कारण उनकी पढ़ाई ना रुके। योजना नंबर 11 देखेंगे, समग्र शिक्षा अभियान यानी SMSA, जिसको इसके अंदर क्या क्या गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 योजनाएं शामिल की गई हैं इसके अंदर। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसे स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के रूप में समझो, जो प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक फैली हुई है। इसने सर्व शिक्षा अभियान SSA और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA जैसी पुरानी योजनाओं को अपने में समाहित कर लिया है। और एक और योजना थी शिक्षक वाली, ठीक है। अब आता है उद्देश्य क्या है इसका, समग्र शिक्षा अभियान यानी SMSA का, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, लैंगिक और सामाजिक अंतरालों को पाटना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अब योजनाओं की बात करें तो ये अंतिम योजना है 12वीं योजना, PM श्री इसका नाम है, ठीक है। PM श्री जो है ना, इसकी भी फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है PM यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उगते भारत के लिए PM वाले स्कूल जो है। उद्देश्य क्या है इसका, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसके तहत मौजूदा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके अनुकरणीय स्कूल बनाया जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूरी भावना को प्रदर्शित करेंगे। कुल 718 विद्यालय, पहले चरण में 200 विद्यालय लिए गए हैं, राजस्थान से 718 विद्यालय लिए गए हैं और पहले चरण में 402। अब आते हैं दोस्तों हम NEP 2020 के बारे में, ठीक है, ये पढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी, जब मैंने स्टार्टिंग में ना आपको पढ़ाया था तो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल दिया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है बल्कि ये नेशनल, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, याद रखेंगे, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। न्यू, वैसे हम लोग जो कहते हैं कि न्यू एजुकेशन नई शिक्षा नीति हम हिंदी में बोलते हैं, बट वो गलत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसका नाम है, रियल नेम, ठीक है। चलिए, साल 1986 की शिक्षा नीति चल रही है ना। अभी तक क्या चल रही थी, 1986 की शिक्षा नीति 2020 तक चल रही थी, सब ठीक था, लेकिन दुनिया बदल रही थी, इंटरनेट आ गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो गया हमारा। 21वीं सदी की चुनौतियां सामने थी। हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को जानकारी तो दे रही थी, पर उन्हें सोचना, विश्लेषण करना और नई चीजें बनाना नहीं सिखा पा रही थी। वो रहने वाले तोते बना रही थी, ठीक है, यानी रटने वाले तोते बना रही थी, प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं। अभी आप देखोगे पहले हमारे रीजनिंग वगैरह नहीं पढ़ाई जाती थी, बट अभी रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, ठीक। 34 साल बाद 29 जुलाई 2020 को एक नया सूरज उगा और जिसको हमने नाम दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखो ये हिंदी फॉर्म है ना, इसी को आप ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी हिंदी नाम है। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं था, आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि नॉर्मली एक अपडेट है ना। ये एक नई सोच है, एक नया दर्शन है। अब इसके बिना 5 स्तंभ हैं जो इसको और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। पहला है पहुंच को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस, ठीक। हर बच्चा चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या इलाके का हो, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी पीछे ना छूटे। ये इसकी पहला स्तंभ है। इसका दूसरा स्तंभ है समानता यानी कि इक्विटी। सबको शिक्षा के समान अवसर मिले, ऐसा नहीं कि अमीर के बच्चे को अलग और गरीब के बच्चे को अलग शिक्षा मिले। वो एक अलग बात है कि आप अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाना चाहते हो या फिर आप प्राइवेट में, ये आपका मुद्दा है, आप पेरेंट हो अगर, ठीक, तो ये आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग अपने बच्चे के लिए सोच सकते हो। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सभी को पढ़ाना चाहती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्लास अगर आपको पसंद आए ना तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। इससे पहले वाली जो IT की क्लास है ना, उसको नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि उसे काफी बच्चों ने पसंद किया है और उसमें PDF की डिमांड हो रही थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने सारे नोट्स की PDF बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना या देख लेना, ठीक है। चलिए अब आता है तीसरा स्तंभ, इसका है गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। शिक्षा सिर्फ डिग्री देने के लिए ना हो, बल्कि बच्चों में वास्तविक कौशल और समझ विकसित करे, रटना बंद करे और समझना शुरू करे जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक। फोर्थ है सामर्थ्य यानी कि अफोर्डेबिलिटी। शिक्षा इतनी महंगी ना हो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए, ठीक। जवाबदेह है इसका क्या है, 5वां स्तंभ यानी कि अकाउंटेबिलिटी। शिक्षक, स्कूल और पूरा सिस्टम अपनी जिम्मेदारी समझे और जवाबदेह बने। तो टोटल मिलाकर हम बात करते हैं तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसके 5 स्तंभ है, याद रखिएगा। चलिए अब इसको फॉलो कर सके हम सब, इसके लिए कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत की जरूरत पड़ी। जैसे कला और विज्ञान में कोई दीवार नहीं होगी, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों में कोई भेद नहीं होगा, बच्चों की रचनात्मक और तार्किक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा, रटने की पद्धति को खत्म करके अवधारणात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाएगा। पैटर्न क्या रहेगा, तो मोस्टली आपसे CTET, UPTET वगैरह में नई शिक्षा नीति से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो 10+2 वाला जो सिस्टम पहले हुआ करता था ना, इसे आप बोलेंगे भी नहीं और इसे आप पढ़ेंगे भी नहीं। आप क्या पढ़ेंगे, 5-3-3-4 है ना, 53-34 इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अब 53-34 का अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों, तो ये बच्चे के दिमागी विकास के 4 पड़ाव है, ठीक। पहले की 10+2 व्यवस्था 6 साल की उम्र से शुरू होती थी, लेकिन ये नई व्यवस्था 3 साल की उम्र से ही बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। यानी कि जो शुरू के 3 साल होते हैं ना, तीसरे साल में जब बच्चा लग जाता है तभी से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। पहले 6 साल से ही हम 6 साल का होता था तभी हम पढ़ाते थे। ये क्रांतिकारी इसमें बदलाव माना जाता है।
चलिए 5 3 3 4 चारों स्टेज अगर हम इसकी देखें तो पहली स्टेज है बुनियादी चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 5 वर्ष तक की है। आयु 3 से 8 वर्ष, 5 वर्ष यानी कि 5 वर्ष यानी कि ये 3 से 8 कितने हो गए, तो ये 5 साल हो गए। ठीक है, इस तरीके से। इसमें कक्षाएं की बात करें तो 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ सकता है, प्री स्कूल में आप भेज सकते हैं, बाल बाटिका में भेज सकते हैं, प्लस कक्षा 1 या 2 में भी आप इसे बच्चे को बिठा सकते हैं। फोकस क्या रहेगा, खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाएगा, खेल खेल में बच्चा डेवलप होगा, सीखेगा, लर्न करेगा। सिर्फ गतिविधियां, खिलौने, कहानियां, संगीत और खेल, ये ही इसके अंदर प्रयोग किए जाएंगे। कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, कटर, इसकी कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। इसका मकसद है बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास जो इसी उम्र में होता है उसे सही दिशा देना। इसे ECCE यानी कि फुल फॉर्म देखो यहाँ से पूछी जाती है, E की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं। अब आते हैं इसमें राजस्थान का क्या कदम रहा। तो राजस्थान सरकार ने 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चे के लिए बाल बाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले की कक्षा है, की परिकल्पना की है, जिसमें ECCE में प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। NEP 2020 के अनुसार 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के लिए निर्धारित चरण का नाम क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पैसे पूछा गया, आप अगर PYQs में देखेंगे तो बोलते हैं बुनियादी चरण या फिर फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, यहाँ पे सर लिख दिया मैंने। चलो दूसरा स्टेज क्या है आपका, प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक यानी कि पैट्री स्टेज। ठीक है, यानी 3 वर्ष होगी है, आयु 8 से 11 तक चलेगी। कक्षाएं इसमें कक्षा 3 से 5 तक में बच्चा पढ़ेगा। भाई 8 साल का होगा तो तीसरी कक्षा में, 9 का होगा तो चौथी में, और 10 और 11 तक वो 5वीं में आ जाना चाहिए। फोकस रहेगा अब खेल के साथ साथ थोड़ी औपचारिक पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन ये भी इंटरैक्टिव और खोज पर आधारित होगी। मुख्य लक्ष्य इसमें FLN का होगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी का, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को मजबूत करने का। बच्चा अच्छी तरह से पढ़ना लिखना और सामान्य जोड़ घटाव सीख जाए, यही इस चरण का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाएगा। अब देखिए, अब आता है मध्य चरण, जो कि तीसरा है, जिसको हम इंग्लिश में मिडिल स्टेज कहेंगे, जो कि 3 वर्ष रहेगी। आयु 11 से 14 वर्ष रहेगी। इसके अंदर कक्षाएं 6 से 8 तक चलेंगी। फोकस रहेगा, यहाँ से विषय आधारित पढ़ाई शुरू होती है, जैसे कि गणित होगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला आदि के लिए विशेषज्ञ शिक्षक आते हैं, और सबसे बड़ा बदलाव यही माना गया है। तो ये इसके 3 स्टेज हो गई। कक्षा 6 से ही आपकी फिर व्यावसायिक शिक्षा और कोडिंग की शुरुआत हो जाती है। बच्चा चाहे तो कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल काम या कोई और स्किल भी सीख सकता है पढ़ाई करने के साथ साथ। चौथा चरण आता है माध्यमिक चरण, जिसको हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, जो 4 वर्ष चलेगी। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की दीवारों को तोड़ दिया गया है। अब कोई भी छात्र फिजिक्स के साथ हिस्ट्री या अकाउंटेंसी के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है। पूरा फोकस बहुविषयक यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी और लचीली शिक्षा पर है, ताकि छात्र अपनी पसंद और रुचि के अनुसार अपना रास्ता खुद बना सके। यहाँ रटने की जगह आलोचनात्मक सोच पर जोर दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं विशेषता की, जिसमें हमने आयु समूह, चरण, ECC का समावेश, फोकस, विषय चयन और व्यावसायिक शिक्षा को रखा है। पुरानी 10+2 में क्या था और नई 5334 में क्या व्यवस्था है। आयु समूह की बात करोगे, पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें 6 से 16 वर्ष तक, यानी कक्षा 1 से 10 तक, और 16 से 18 वर्ष तक कक्षा 11 से 12 के बच्चे होते थे। ठीक, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, 5 साल में 3 से 8, 3 साल जब आगे बढ़ेगा तो 8 से 11, अगले 3 साल में 11 से 14, और अगले 4 साल में 14 से 18 वर्ष में वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। ठीक, यानी 12वीं तक। अब आता है चरण की बात करें तो ये जो पुरानी व्यवस्था थी वो 2 चरण में होती थी, 10+2। ठीक है, 10+2 होते थे। ये होगी 4 चरणों में, बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक। ECC का समावेश किया गया है। पहले ये औपचारिक ढांचे में शामिल नहीं थी, अभी औपचारिक ढांचे में शामिल होगी। फोकस की बात करें तो विषय वस्तु और परीक्षा आधारित थी पुरानी व्यवस्था, लेकिन यहाँ पर समग्र विकास, कौशल और योग्यता आधारित है। विषय चयन की बात करें तो पुरानी व्यवस्था में आप कक्षा 11 से कठोर स्ट्रीम लेते थे, जैसे कि साइंस, स्ट्रीम, आर्ट, ये कॉमर्स, ये सारे। लेकिन अभी यहाँ पे कोई कठोर विभाजन नहीं किया गया है, कोई भी विषय आप चुन सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो सीमित और मुख्य धारा से अलग होती थी। ये कक्षा 6 से मुख्य पाठ्यक्रम में एकीकृत होती है। अब आते हैं हम बदलता राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में देखते हैं NEP 2020 का जमीनी क्रियान्वयन। सबसे पहला बड़ा बदलाव किताबों में किया गया है राजस्थान के अंदर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि RSCERT उदयपुर ने कक्षा 1 से 5 के लिए नया पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार की है। नए दृष्टिकोण में क्या है तो देखिए, इसे भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ा गया है। कक्षा 5 की किताबों में अब बच्चे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, पुष्कर मेला और राजस्थान की कला जैसे घूमर, कालबेलिया और बंधेज के सारे बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उन्हें नीम, तुलसी, आंवला जैसे पारंपरिक औषधि पौधों का महत्व भी सिखाया जाएगा। बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के लिए महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास, छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुषों की गाथाएं पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। अब बात करते हैं इसमें और क्या है, तो स्थानीय बोलियों का समावेश भी किया गया है। NEP 2020 कहती है कि कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन बना है और सीटेट में भी बना है। राजस्थान के 9 जिलों में अब बच्चे स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कितने जिलों में, तो अभी तक 9 जिलों में। RSCERT ने मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, डुनारी जैसी 18 बोलियों की पहचान की है और उनके शब्दकोश को और प्राइमरी ठीक है यानी कि बाल पोथी तैयार किए हैं। अब टीचर क्लास में पानी के साथ साथ जल या नीर भी बोलेगा, जिससे बच्चा स्कूल को अपने घर जैसा महसूस करेगा और सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है, शिक्षक छात्र अनुपात को लेकर 40 जो छात्र हैं उन पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। पहले 30 हुआ करते थे। ठीक है, तकनीक से शिक्षा में पारदर्शिता आ जाएगी, जैसे कि शाला दर्पण खोला गया। शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी होता है शाला दर्पण। डायनामिक पोर्टल खोला गया। राज्य के हर सरकारी स्कूल, हर टीचर और हर छात्र का पूरा डेटा लाइव रहता है इसके अंदर डायनामिक पोर्टल पर। ठीक, छात्र की उपस्थिति, रिजल्ट, शिक्षक का ट्रांसफर, वेतन, प्रशिक्षण सब कुछ इसी पोर्टल पर मैनेज होता है। ये NEP के टेक्नोलॉजी उपयोग और डेटा संचालित योजना के लक्ष्यों को पूरी तरह से साकार करता है।
फिर आता है दोस्तों आपका दीक्षा पोर्टल। ये केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राजस्थान इसका भरपूर उपयोग कर रहा है। हमारी किताबों में जो क्यूआर कोड छपे होते हैं उन्हें स्कैन करके छात्र उस पाठ से जुड़े वीडियो नोट्स और अतिरिक्त सामग्री देख सकते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी इस पर हजारों कोर्स उपलब्ध हैं। जयपुर उदयपुर में 2025 में हुए एक अध्ययन से पता चला कि महामारी के दौरान 96% शिक्षकों ने दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया था। अब आता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग भी इसमें किया जा रहा है। राजस्थान अब मूल्यांकन यानी असेसमेंट के लिए एआई का उपयोग कर रहा है। 26 लाख से ज्यादा बच्चों का मौखिक पठन प्रभाव यानी कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी यानी ओआरएफ टेस्ट एआई आधारित ऐप से किया गया है, जो आवाज पहचान कर बताता है कि बच्चा कितनी सहजता से पढ़ पा रहा है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS में अब उत्तर पुस्तिकाओं का 100% मूल्यांकन डिजिटल तरीके से ही होता है, जिससे परिणाम जल्दी और पारदर्शी तरीके से आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC की बैठक कब होती है, तो महीने में एक बार, वो भी अमावस्या के दिन। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षक शिक्षा की कायाकल्प बदल दी है NEP 2020 ने। NEP 2020 मानती है कि कक्षा में सुधार केंद्र शिक्षक होता है ना। सुधार केंद्र कौन है? शिक्षक है। सुधारेगा कौन? शिक्षा को शिक्षक सुधारेगा। 4 वर्षीय इसीलिए क्या किया, एकीकृत बीएड लागू हो गई है। 2030 तक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी। ये BA बीएड कर सकते हो, BSc बीएड कर सकते हो या BCom बीएड कर सकते हो। अब अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान के कई विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर ने ये कोर्स क्या करा है, शुरू भी कर दिया है। आप चाहो तो बीएड के साथ में ये कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात आती है सतत व्यावसायिक विकास यानी कि CPD की। अब शिक्षक बनने के बाद भी सीखना जारी रहेगा। हर शिक्षक को हर साल कम से कम 50 घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? निष्ठा। निष्ठा की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे शिक्षकों को समग्र विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। STEM प्रशिक्षण क्या है दोस्तों? तो राजस्थान सरकार शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से जोड़ने के लिए STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स आधारित प्रशिक्षण भी दे रही है। 2025 में 15 से 30 सितंबर तक सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षण आयोजित किया गया था। अब आते हैं मिशन मोड की तरफ। मिशन मोड में क्या है दोस्तों? कुछ और भी चीजें हैं जो राजस्थान में चलाई जा रही है, जैसे प्रखर राजस्थान, निपुण भारत और परख। ठीक, प्रखर राजस्थान, निपुण भारत और परख, इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया ना, कर देना, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं अपने पूरे नोट्स आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, क्लास अगर आपको पसंद आए तो ये मैराथन ही समझे, क्योंकि मैराथन क्लास ही है। NEP 2020 के लक्ष्य को साधने के लिए भी ऐसे ही 3 महा मिशन चल रहे हैं। पहला मिशन है दोस्तों निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन, निपुण की भी फुल फॉर्म है क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसका लक्ष्य क्या है? आपसे पूछा गया है लक्ष्य क्या है, तो 2026-27 तक ये सुनिश्चित करना कि देश का हर बच्चा कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN हासिल कर ले। NEP 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ना लिखना और सामान्य गिनती ही नहीं आएगी तो आगे की पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। राजस्थान में इस मिशन को लागू करने के लिए मिशन निपुण राजस्थान चलाया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 1 के बच्चों के लिए विद्या प्रवेश नाम का 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल और शिक्षकों के लिए निष्ठा FLN प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दूसरा है दोस्तों प्रखर राजस्थान। ये राजस्थान सरकार का अपना फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो सीधे निपुण भारत के लक्ष्य को साधने में मदद करता है। ये एक 90 दिवसीय यानी कि 12 सप्ताह रीडिंग रेमेडिएशन अभियान है जो 5 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक चलाया गया था। जो बच्चे कक्षा 3 से 8 में हैं लेकिन अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पठन कौशल में सुधार करना है प्रखर राजस्थान का जो मोटो है। इसके लिए बच्चों को उनके पढ़ने के स्तर के आधार पर 4 समूह में बांटा जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला जो समूह है ना, C1 यानी कि बीज यानी सीड उसे कहते हैं। वे बच्चे जिन्हें अक्षर और मात्रा पहचानने में भी कठिनाई होती है। समूह 2 में अंकुरण यानी कि स्प्राउट रखे गए हैं। वे बच्चे दोस्तों जो शब्द पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक, समूह 3 में पुष्पन यानी फ्लावरिंग। वे बच्चे जो वाक्य सरल पाठ अटक अटक कर पढ़ते हैं। समूह 4 फलन यानी फ्रूटिंग। वे बच्चे जो सरल पाठ और कहानियां धारा प्रवाह पढ़ लेते हैं लेकिन उचित हाव भाव और समझ की कमी होती है। तो ये 4 स्टेज में बच्चों को बांटा गया। पहली स्टेज आपकी सीड हो गई, स्प्राउट, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। अब आता है हमारा दोस्तों परख। परख की पूरा नाम जो है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का काम दोस्तों क्या है, तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है जिसे NCERT के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य काम है देश के सभी स्कूल बोर्डों जैसे कि CBSE, RBSE आदि के लिए मानक और दिशा निर्देश तय करना ताकि मूल्यांकन में एक रूपता आ सके। परख 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन से हैं दोस्तों वो 4 जो परख के जो 4 क्षेत्र में कौन है? पहला है क्षमता विकास यानी कैपेसिटी डेवलपमेंट। शिक्षकों को योग्यता आधारित मूल्यांकन कैसे करें इसका प्रशिक्षण देना। दूसरा स्तंभ है इसका बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण यानी लार्ज स्केल अचीवमेंट सर्वे। राष्ट्रीय स्तर पर NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे और राज्य स्तर पर SEAS यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे आयोजित करना ताकि पता चल सके कि बच्चे वास्तव में कितना सीख रहे हैं। तीसरा स्टेज है इसका बोर्डों की समानता यानी कि इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड। सभी बोर्डों की परीक्षाओं के स्तर को समान बनाना ताकि किसी भी बोर्ड के छात्र को कॉलेज एडमिशन में नुकसान ना हो। चौथा स्टेज है इसका दोस्तों समग्र प्रगति कार्ड यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। छात्रों के लिए एक 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड विकसित करना जिसमें सिर्फ अंकों के अलावा उनकी कौशल, क्षमताओं और अन्य पहलुओं का भी मूल्यांकन हो। निपुण लक्ष्य तय करता है FLN। प्रखर उस लक्ष्य को हासिल करने का जमीनी अभियान है। परख मापता है कि हम लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे। ये तीनों मिलकर शिक्षा में सुधार का एक शक्तिशाली चक्र बनाते हैं।
चलिए अब हमारा है अगला टॉपिक, और इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा मतलब एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं कंप्लीट करा रही हूँ, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक अभी तक हमने कवर किए हैं। शैक्षिक परिदृश्य में आपके बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने शिक्षण अधिगम के जो नवाचार थे, केंद्र और सरकार की जो भी विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं थी, पुरस्कार थे, विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियां थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी जो कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में थी, सारी टॉपिक हमने कर लिए हैं। अब बारी हमारी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की। और अगर आप अभी तक क्लास में बने हुए हो ना, इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है और आप टीचर बन जाने वाले हैं 2026 में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हमने कहा है संविधान का सफर सपने से कानून तक, ठीक है। संविधान से शुरू हुआ है और कानून बनने तक का ये पूरा हम ब्यौरा यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, पर जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तब ऐसा नहीं था, ठीक है। आज भले ही हमारा मौलिक अधिकार हो चुका है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ 1950 में तब ऐसा नहीं था। तब ये सिर्फ एक सपना था, एक नीति निर्देशक तत्व था। हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 45 में ये लिखा कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा, ठीक है। यानी संविधान जब लागू नहीं हुआ था 1950 से पहले तक अमीरों के बच्चे या पैसे वालों के बच्चे ही पढ़ सकते थे, या ऊंची जात वालों के बच्चे ही पढ़ सकते थे। लेकिन जब 1950 में संविधान लागू हो गया तो उसके बाद में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये बात लिख दी गई कि 14 साल तक के बच्चे को आपको 10 साल के अंदर ऐसी मतलब कंडीशन करनी होगी कि 14 साल तक का जो बच्चा है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। प्रयास करेगा, पर इसका मतलब था कि ये सरकार के लिए एक लक्ष्य था, एक दिशा निर्देश था, लेकिन अगर सरकार ये नहीं कर पाती तो कोई भी नागरिक कोर्ट जाकर इसे लागू नहीं करवा सकता था। ओवरऑल मिला के ये सरकार के हाथ में ही था, ठीक। ये एक वादा था, अधिकार नहीं था। और दुख की बात यह है कि 1960 तक पूरा होने वाला यह वादा दशकों तक अधूरा रह गया। 2002 में जब संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया, कम से कम तब तक तो ये क्या रहा, वादा ही रहा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फिर एक नया मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया, संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया। याद रखिएगा कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया। इसने साफ साफ कहा कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ऐसी नीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपलब्ध कराएगा। अभी प्रयास नहीं बल्कि एक लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बन गया था। देखो क्लास के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नोट्स थे ना, ये मैंने मात्र कितने पेजों में खत्म किए हैं लेके, ठीक है। तो इसीलिए बने रहिएगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 45 में भी बदलाव कर दिया गया। 45 की भाषा को बदलकर ये कर दिया गया कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करने का भी प्रयास करेगा। और तीसरी बात, इसमें जोड़ी गई नया मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में एक नया कर्तव्य के जोड़ दिया गया, जिसमें हर माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 21A ने क्या करना है ये तो बता दिया था, लेकिन कैसे करना है ये नहीं बताया था। वो कैसे का जवाब देने के लिए, यानी इस मौलिक अधिकार को जमीन पर उतारने के लिए एक विस्तृत कानून की जरूरत थी, और वही कानून है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या जिसे हम प्यार से RTE एक्ट 2009 भी कहते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट्स है। संसद द्वारा इसे पारित कर लिया गया था 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको 26 अगस्त 2009 में मिली, और पूरे देश में ये लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन ये 5 अगस्त 2019 को अब पूरे देश में लागू हो गया है, ठीक है। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का 135वां देश बन गया है। वैसे क्वेश्चन बनता नहीं, बट फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे दिया है। अब देखिए इसके अंदर कुछ अध्याय हैं, कुछ अधिनियम है, ठीक है। भाग 2 अधिनियम के इसमें 7 अध्याय हैं। तो RTE एक्ट 2009 में कुल अध्याय की बात पूछी जाए तो 7 हैं, ठीक है। याद रखिएगा अध्याय कितने हैं, 7 हैं। और इसके अंदर धाराएं 38 है। अनुसूची ये 1 के अंदर रखा गया है। RTE एक्ट 2009 को अनुसूची 1 में रखा गया है। तो ये छोटी सी एक तालिका है जिसको आप बहुत मतलब गौर से देखिएगा। देखो अध्याय 1 में प्रारंभिक बातें लिखी गई हैं, जैसे परिभाषाएं वगैरह। तो इसके अंदर हमने 2 धाराएं पढ़ी है, ठीक। अध्याय 2 आएगा जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की बात करेगा, और ये 3 से 5 धाराएं इसमें शामिल की गई है। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं 6 से 11 तक। अध्याय 7 में विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व बताए गए हैं 12 से 28 तक। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है और उसका पूरा किया जाना है 29 से 30 तक है। अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण की बात की गई है 31 से 34, और अंतिम अध्याय है 7वां जो कि प्रकीर्ण है 35 से 38 तक। चलिए शुरू करते हैं। जो खंड अ है यानी नींव कहते हैं हम इसको, द फाउंडेशन कहते हैं अध्याय 1 और 2 को। अध्याय 1 में धारा 1 और 2 है, ठीक है। धारा 1 को आप देखेंगे तो इसमें बेसिक बातें मिलती हैं। धारा 1 में कानून का नाम है, इसका विस्तार है, जो कि पूरे भारत पर लागू है, और लागू होने की तारीख भी बताई गई है धारा 1 के अंदर। धारा 2 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। देखो धारा 1 में तो ये बताया गया कि कहां तक ये लागू होता है, क्योंकि पूरे देश में ही लागू होता है, ठीक है। और धारा 2 परिभाषाओं की बात करती है। परिभाषाएं किसकी देती है, तो भाई 3 चीजों की परिभाषा है, एक तो बालक, एक प्रारंभिक शिक्षा और एक निःशुल्क। तो बालक का मतलब है 6 से 14 साल का कोई भी लड़का कोई भी लड़की इसके अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा है, और वो भी कैसी है, अनिवार्य है। निःशुल्क का मतलब है, इसका मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस माफ करना नहीं है, इसका मतलब है ऐसी कोई भी फीस, शुल्क या खर्च जो बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकता है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कैपिटेशन शुल्क क्या होता है, तो स्कूल द्वारा अधिसूचित फीस के अलावा किसी भी तरह का डोनेशन या चंदा जो पूरी तरह से अवैध है वो भी नहीं लिया जाएगा। असुविधाग्रस्त समूह की भी इसमें परिभाषा दी गई है धारा 2 में, और कमजोर वर्ग की भी। इसमें SC ST सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे आते हैं। राजस्थान सरकार ने अपने नियमों में कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक आय की सीमा कितनी रखी है, 2.5 लाख रुपए निर्धारित की है।
अब आपका अध्याय 2 आता है जो कि कानून का दिल कहलाता है। धारा 3 से 5 तक इसके अंदर मेंशन की गई है। धारा 3 कहती है, ये धारा हर 6 से 14 साल के बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार देती है। ठीक है, यानी पड़ोस में जो भी स्कूल है उसके अंदर, ये सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रही है, कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी हो। धारा 4 कहती है आयु समुचित शिक्षा में प्रवेश। ये धारा उन बच्चों के लिए एक वरदान है जो कभी स्कूल नहीं गए या जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है। ये कहती है कि ऐसे बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सही क्लास में एडमिशन दिया जाएगा और उन्हें दूसरे बच्चों के बराबर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। अगर कोई बच्चा 11 साल का है और कभी स्कूल नहीं गया तो उसे क्लास 1 में नहीं बल्कि क्लास 5 या 6 में एडमिशन मिलेगा और उसे 3 महीने से लेकर 2 साल तक का विशेष प्रशिक्षण साथ ही साथ दिया जाएगा ताकि वो बाकी बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये बहुत ही क्रांतिकारी प्रावधान था, इसलिए धारा 4 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मान ली गई है। अब आती है दोस्तों धारा 5। इसके अंदर टीसी की यानी कि स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। धारा 5 के अंदर अगर किसी बच्चे के स्कूल में कक्षा 8 तक की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है तो उसे किसी दूसरे सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में ट्रांसफर लेने का पूरा अधिकार है। अब आते हैं जिम्मेदारी के स्तंभ जो कि अध्याय 3 से शुरू हो जाते हैं। अध्याय 3 में मैंने आपको बताया धारा 6 से 11 तक मेंशन है। धारा 6 कहती है विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। ये धारा सरकार और स्थानीय अधिकारियों पर यह कर्तव्य डालती है कि वे हर बसावट में पड़ोस के स्कूल स्थापित करें। ठीक, राजस्थान का इसमें नियम क्या है दोस्तों? तो राजस्थान आरटीई नियम 2011 में इस पड़ोस की दूरी को भी परिभाषित किया गया है जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसे हम 2011 में पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 1 से 5 प्राथमिक के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर होना चाहिए और अगर आप 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक के लिए खोल रहे हो तो 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर होना चाहिए। अब धारा 7 आती है। धारा 7 केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात की बात करती है, यानी कि कौन कितना पैसा लगाएगा। तो ये 60 और 40 के अनुपात में, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में ये 90-10 के अनुपात में है। अब धारा 8 और 9 को पढ़ेंगे। सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य की बात करती है कौन? तो धारा 8 और 9 ये सुनिश्चित करना कि कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखना, उनकी उपस्थिति और शिक्षा पूरी करने की निगरानी करना। ये बातें 8 और 9 दोनों में की गई है। धारा 10 कहती है माता पिता का कर्तव्य है। ये धारा हर माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित करती है कि वे अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराएं। देखो, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है तो कोशिश करना समझने की, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो मुझे कमेंट में जरूर लिख देना, मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। और साथ ही साथ मैं इससे पहले मैंने एक और क्लास आपकी बनाई थी आईसीटी की, काफी बच्चों ने उसे पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए धारा 11 की बात करते हैं। विद्यालय पूर्व शिक्षा। ये धारा सरकार को 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी तैयारी करने यानी आंगनबाड़ी या प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश देती है। ये कानून पड़ोस के स्कूल की बात करता है ताकि बच्चे, खासकर लड़कियां, आसानी से स्कूल पहुंच सके। पर हाल ही में राजस्थान सरकार स्कूलों की विलय या समेकन की नीति पर काम कर रही है, जिसमें कम नामांकन वाले स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में ही मिलाया जा रहा है। अब आते हैं अध्याय जो 4 है ना, उसे हम विद्यालय का ब्रह्मांड कहते हैं और इसके अंदर धारा 12 से 28 तक शामिल है। ये सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरटीई एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो अध्याय 4 ही है, क्योंकि इसके अंदर 12 से 28 तक धाराएं है। धारा 12 कहती है निजी विद्यालयों का उत्तरदायित्व क्या है, तो ये इस अध्याय की सबसे चर्चित और विवादास्पद धारा है। इसके खंड 12(1)(ग) के अनुसार सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी प्रवेश कक्षा की 25% सीटों पर कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। देखो, जो ये एंट्रेंस एग्जाम लेंगे प्राइवेट स्कूल वाले, तो इनकी धारा, इसके खंड की 12(1)(ग) की धारा कहती है कि 25% सीटें तो आपको कमजोर वर्ग के लिए और असुविधाग्रस्त समूह के लिए तो निःशुल्क प्रवेश देना होगा। राजस्थान की हकीकत बात करें तो राजस्थान इस मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। इसका एक बड़ा कारण यहाँ आय सीमा का अधिक होना, यानी 2.5 लाख रुपए, और SC/ST परिवारों के लिए कोई आय सीमा न होना है। चलिए, अब इसमें टकराव और चुनौतियां क्या हैं, तो लेकिन यहाँ भी कहानी सीधी नहीं है। हर साल एडमिशन के समय हंगामा हो जाता है। अभिभावक एडमिशन में देरी को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं निजी स्कूल सरकार से प्रतिपूर्ति राशि में देरी की शिकायत करते हैं। 2025 के लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो राजस्थान में 2025-26 सत्र के लिए आरटीई प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो की तारीखें भी दी गई है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होता है 25/3/25 को। ठीक है, यानी मार्च में होता है हर साल। अंतिम तिथि रखी जाती है अप्रैल की, यानी 7 अप्रैल 25 थी। लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित होता है 9/4/25 को। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग तिथि 15/4 को। उसके बाद आपका काम होता है एनआईसी द्वारा प्रथम चयन सूची जारी की जाती है 9 मई 2025 को। उसके बाद विद्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच होती है 21/8/25 को और अंतिम प्रवेश तिथि 31/8/25 रखी जाती है। अब आती है दोस्तों धारा 13 और 14 जो कि प्रवेश पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक, धारा 13 कहती है किसी भी तरह के कैपिटेशन शुल्क और स्क्रीनिंग प्रक्रिया, बच्चों या माता पिता का इंटरव्यू टेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगाती है। उल्लंघन करने पर लिए गए शुल्क का 10 गुना जुर्माना लग सकता है। ठीक है, यानी कि कैपिटेशन फीस का मतलब है कि आप बच्चे के माता पिता से सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में उनका इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन नहीं देंगे। ठीक, क्योंकि हर किसी के माता पिता चाहे सरकारी हो, जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हैं। अब आती है धारा 14, कहती है कि किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट अभी तो ये हो गया है कि स्कूल खुद बना के भी दे सकता है। बड़ा बदलाव 2019 संशोधन में हुआ था। 2019 में संशोधन किया गया, जो कि बड़ा बदलाव माना जाता है। 2019 में संसद ने इस धारा में संशोधन किया और राज्यों को यह अधिकार दे दिया कि वे चाहें तो कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा ले सकते हैं और बच्चों को फेल होने पर रोक सकते हैं। इससे नो डिटेंशन की सख्त नीति समाप्त हो गई। अब आती है धारा 17।
ठीक है। धारा 17 कहती है शारीरिक दंड पर रोक। ये धारा बच्चों को हर तरह के शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करती है। ये एक निरपेक्ष अधिकार है। धारा 21 और 22 आती है विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी। ये सामुदायिक भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल में एक एसएमसी का गठन अनिवार्य है। राजस्थान में एसएमसी की संरचना पर बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान के नियमों के अनुसार एसएमसी की एक कार्यकारिणी समिति होती है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं, जिनमें से 75% यानी 12 सदस्य अभिभावक होंगे। इन 16 सदस्यों में से 50% यानी कि 8 महिलाएं होती हैं। विद्यालय का प्रधानाध्यापक इसका पदेन सदस्य सचिव होता है। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत क्या है। तो कागजों पर यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राजस्थान में कई रिपोर्टों से पता चलता है कि कई स्कूलों में एसएमसी या तो ठीक से बनी ही नहीं है या फिर उनके सदस्यों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी जानकारी ही नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों धारा 23, 24, 25, 26, 27 और 28 की। इसमें शिक्षकों की दुनिया के बारे में बात की गई है, यानी कि 23 से लेकर 28 तक शिक्षकों पर बात की गई है। धारा 23 और 24 जो योग्यता और कर्तव्य की बात करती है। शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। शिक्षक के कर्तव्यों में समय पर, जैसे अभी टेट पास करना अनिवार्य है, जैसे राजस्थान का आपने रीट पास किया हुआ है, ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। टेट पास करना अनिवार्य है। शिक्षक के कर्तव्यों में समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, बच्चों का सतत मूल्यांकन करना है और नियमित रूप से अभिभावकों के साथ बैठक करना यानी मीटिंग करना भी है। धारा 25 कहती है छात्र शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर। ये एक और हॉट टॉपिक होता है, ठीक है, ये एक हॉट टॉपिक है। अब बात करते हैं छात्र शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर के मानक की। तो देखो, जब आप प्राथमिक में 1 से 5 तक की बात करते हो तो छात्रों की संख्या इधर आवश्यक शिक्षक। जब आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं तो अगर स्कूल में 1 से 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल है तो उसमें अगर टोटल 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होना अनिवार्य है। अगर वहां पर 61 बच्चे हैं, 61 से लेकर 90 तक बच्चे हैं तो 3 टीचर अनिवार्य हो जाएंगे। 91 से 120 बच्चों पर 4 टीचर अनिवार्य है। जब 121 से आंकड़ा 200 के अंदर है बच्चों का तो 5 + 1 यानी कि 5 टीचर और 1 अध्यापक होगा, प्राध्यापक यानी कि प्रिंसिपल होगा। ठीक, अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो 40 1 का अनुपात रहेगा। ठीक है, 40 बच्चों पर 1 टीचर होगा और प्लस 1 प्रधानाध्यापक होगा ही होगा। अब ये यूपीएस में यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल में ही अगर बच्चे और ज्यादा हैं तो फिर आपके 35 पर 1 होगा टीचर। अब उच्च प्राथमिक यानी कि इसकी बात करें उच्च प्राथमिक की, तो देखो प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम 1 शिक्षक, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा। 35 छात्रों पर कम से कम 1 शिक्षक होगा, ये वाला जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। ठीक है, अपर प्राइमरी जो उच्च प्राथमिक होता है। ठीक, 100 से अधिक छात्र होने पर 1 पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक भी होगा, पूर्णकालिक पूरी तरीके से। अब बात करते हैं देखो धारा 26 की। किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद खाली नहीं रहेंगे जो कि मास्टर के पद होंगे शिक्षकों के। धारा 27 कहती है गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक। शिक्षकों को केवल 3 गैर शैक्षणिक कार्यों में ही लगाया जा सकता है। 10 वर्षीय जनगणना करवा रहे हो, आपदा राहत करवा रहे हो, चुनाव करवा रहे हो। बट अभी आपने देखा होगा जब SIR भरवा रहे हैं तो भी इनको BLO के रूप में भेजा जा रहा है। लेकिन ये जो SIR है ना दोस्तों, ये भी 10 वर्षीय जनगणना का ही उदाहरण है और साथ ही चुनाव से भी रिलेट है। तो इसी वजह से यहाँ पर शिक्षकों को लगाया गया BLO के रूप में, याद रखिएगा। तो जैक इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, J फॉर जनगणना, A फॉर आपदा और C फॉर चुनाव। धारा 28 आती है निजी ट्यूशन पर रोक। कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। अब अध्याय 5, 6, 7 पढ़ते हैं जो कि सीखने और सुरक्षा का मार्ग स्थापित करते हैं। अध्याय 5 कहता है, धारा 29, 30 इसके अंदर मेंशन की गई है। यह अध्याय पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से संबंधित है। धारा 29 कहती है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चे के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित हो, बाल सुलभ और गतिविधि आधारित हो। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन यानी CCE पर जोर देती है। अब आती धारा 30। धारा 30 कहती है, प्रावधान करती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को कोई बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 6 शुरू होता है धारा 31 से 34 तक। यह अध्याय बाल अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। धारा 31 कहती है अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी का कार्य NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर SCPCR राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपा गया है। अब आती है धारा 32। ये शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान करती है। धारा 33 केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन और इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन करती है जो इसकी क्या करता है, हेल्प करता है केंद्रीय वालों की। अध्याय 7 आता है जो कि धारा 35 से 38 तक है। धारा 35 कहती है अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार है। धारा 36 कर्मचारी के गलत व्यवहार पर शिकायत की जाती है। धारा 36 में दर्ज शिकायत की निष्पक्ष जांच SMC के बाद होती है। धारा 38 में RTE में परिवर्तन और लागू करने का समुचित सरकार का अधिकार होता है। अब यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो 2 चीजें हैं, देखो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक दिवस कितने होने चाहिए, 200, और टाइमिंग होनी चाहिए 220। ठीक है, शिक्षक घंटे जो है वो आपके 800 होने चाहिए। यहाँ पे 220 अपर प्राइमरी में टीचरों के कार्य दिवस होंगे और शिक्षक के घंटे प्राइमरी स्कूल में 800 और अपर प्राइमरी स्कूल में 1000। तो यहाँ पर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी हमारी एक चीज और रह गई है। राजस्थान की जमीनी हकीकत की बात की जाए, राज्य की अपनी नियम पुस्तिका है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर RTE एक्ट 2009 जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC, क्योंकि हम अभी तक इसके बारे में बहुत पढ़ते हुए आ रहे थे क्योंकि ये कंपलसरी है। अब ये क्या है दोस्तों, ये कार्यकारिणी समिति होती है और सदस्य इसमें 16 होते हैं। हमने पढ़ा था कि कुल 75% सदस्य इसके अंदर कौन होते हैं, अभिभावक या संरक्षक होते हैं। तो 75% यानी कि 12। ठीक, पदेन सदस्य इसमें 4 होते हैं। कौन कौन? विद्यालय का प्रधानाध्यापक, प्रभारी या फिर सदस्य सचिव कहलाता है। दूसरा होता है विद्यालय का एक शिक्षक जो कि शिक्षकों द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है और प्राथमिकता महिला को दी जाती है। स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित सदस्य बाढ़ पंच होता है यानी पार्षद होता है। अगर वहां पे पार्षद नहीं होता है तो फिर कौन होता है,
प्रदान होता है। ठीक है, चौथा व्यक्ति होता है विद्यालय परिक्षेत्र के एएनएम यानी आशा सहयोगिनी में से एक मनोनीत की जाती है, जिसमें से कम 50% 8 महिलाएं होती हैं। ठीक, तो टोटल मिला के आपके कितने लोग होते हैं? 16 लोग होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकायत निवारण तंत्र, जिसके बारे में हमने धारा 32 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो इसका क्या मतलब है? राजस्थान में शिकायतों के निपटारे के लिए एक 3 स्तरीय विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। यानी राजस्थान में शिकायत निवारण तंत्र के भी 3 स्तर है। एक तो होता है विद्यालय स्तर, विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, एसएमसी के अध्यक्ष से आप यहाँ पर बच्चा जो है वो शिकायत कर सकता है। वहां सुनवाई नहीं हो रही है, ब्लॉक स्तर पर जाएगा, संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी यानी वीडियो से शिकायत कर सकता है। जिला स्तर पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ से शिकायत कर सकता है। निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति कौन देगा राजस्थान के अंदर? राजस्थान के नियमों में यह स्पष्ट है कि 25% कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों के खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निजी स्कूलों को वर्ष में 2 बार की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें हमें सफलता असफलता और मानवीय कहानियां कितनी देखने को मिलती हैं। दोस्तों दोसा की आकांक्षा मौर्य जैसी बच्चियां, जिनकी दादा दादी ने सोचा नहीं था कि वे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ भी पाएंगी, तो वो पढ़ रही हैं आज के समय पर। ठीक, राजस्थान में 25% कोटे के तहत बड़ी संख्या में एडमिशन भी हो रहे हैं। लड़कियों के लिए शौचालयों की संख्या 59% से बढ़कर 85% से भी ज्यादा हो चुकी है। अब इसकी एक कड़वी सच्चाई है, क्या है? देखो, प्रवेश में देरी मिल जाती है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद में आपको पता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को परेशानियों का सामना फिर भी करना पड़ता है। तो प्रवेश में देरी होती है। हर साल हजारों बच्चे लॉटरी में चुने जाने के बावजूद महीनों तक स्कूलों के चक्कर काटते रहते हैं और उनका साल बर्बाद हो जाता है क्योंकि एडमिशन नहीं मिलता। अब भाई 25% सीट पर अगर 1 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख को भर्ती नहीं कर लिया जाएगा। सीखने का संकट, एडमिशन तो बढ़ गए लेकिन क्या बच्चे सच में सीख पा रहे हैं? कई रिपोर्ट बताती हैं कि कक्षा 5 के कई बच्चे कक्षा 2 की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं और ये एक बड़ी चुनौती है। ये बातें दोस्तों मैं नहीं कह रही हूं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि राजस्थान के बच्चे काफी ज्यादा पढ़ने में एक्टिव होते हैं, नो डाउट। ठीक, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि आज की डेट में भी 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास की पुस्तकें नहीं पढ़ पाता है, तो उसका बेसिक कमजोर होता है, उसकी भाषा कमजोर होती है। एसएमसी की निष्क्रियता है, जैसा हमने पहले भी बात की कि कई स्कूलों में एसएमसी सिर्फ कागजों पर मौजूद है, जिससे सामुदायिक भागीदारी का सपना अधूरा रह जाता है। स्कूल विलय का मुद्दा भी है, ये मुद्दा लगातार बना हुआ है और आरटीई की पड़ोस के स्कूल की अवधारणा को भी कमजोर कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आरटीई एक्ट 2009 कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे आरटीई एक्ट 2011 की, जो कि इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक, आरटी का जन्म और राजस्थान में आगमन कैसे हुआ, हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट हीरो के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नेशनल हीरो माना जाता है। आपको पता होगा 2009 से ही आपका 2011 निकल के आ गया। 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो गया था। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों को एक सुपर पावर दे दी, जो कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 38 में लिखी गई है। ये धारा राज्यों को कहती है आप इस कानून के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपने नियम बना सकते हैं। ठीक है, राजस्थान सरकार ने इसी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 बना लिया। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया एक प्रैक्टिकल रोड मैप था। इसकी अधिसूचना जारी दोस्तों हुई थी 29/3/2011 को। राजपत्र में यह प्रकाशित हुआ 30/3/11 में। ठीक, संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया 1 अप्रैल 2011 में और इसके अंदर 10 भाग और 29 नियम बना दिए गए। हम इसके भाग 1 की बात करें तो ये प्रारंभिक भाग कहलाता है। इसके अंदर आपका अध्याय 1 शामिल है और इसके 2 नियम है, 1 और 2। तो पहला नियम है इसका काम पूरे राज्य में लागू होना है और दूसरा नियम परिभाषाओं की बात करता है। परिभाषाएं किसकी? तो फिर से उन्हीं चीजों की, बालक की दुर्बल वर्ग कौन है और असुविधाग्रस्त समूह कौन है। बालक मतलब 6 से 14 साल का लड़का या लड़की, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव से ये दायरा 3 से 18 वर्ष की शिक्षा पर केंद्रित हो रहा है। पहले क्या था? 6 से 14 तक, अब क्या है? 3 से 18 तक 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान में। ठीक, दुर्बल वर्ग में किसको रखा गया? ये वे बच्चे होते हैं जिनके परिवार का नाम सरकार की बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे सूची में शामिल होता है। बस इतना याद रखो, दुर्बल मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर। तीसरा इसके अंदर मेंशन है असुविधाग्रस्त समूह। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और अनाथ बच्चे। एचआईवी या कैंसर से प्रभावित बच्चे या जिनके माता पिता प्रभावित है। युद्ध और विधवा के बच्चे होते हैं। वो दुर्बल वर्ग का आधार जो है वो आर्थिक रूप पर डिसाइड होता है और अब असुविधाग्रस्त समूह का आधार सामाजिक रूप पर डिसाइड होता है। चौथा इसके अंदर विद्यालय भी आता है दोस्तों। इस कहानी का मुख्य सेट है 2 तरह। ये जो विद्यालय ना, इस आरटीई एक्ट 2011 की कहानी का मुख्य सेट है। ये 2 तरह के विद्यालय की बात करता है। प्राथमिक विद्यालय जो कि 1 से 5 तक है और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक है। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो उसे कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, दुर्बल मतलब होता है बीपीएल और असुविधाग्रस्त मतलब होता है एससी, एसटी और अन्य विशेष समूह। अब बात करेंगे दोस्तों अध्याय 2 की, द पावर ऑफ द पीपल। विद्यालय प्रबंधन समिति इसको कहा गया है अध्याय 2 में। ठीक है, एसएमसी के बारे में बात की गई है। ये क्या है? लोगों की मेन पावर है। भाग इसके अंदर कितने मिलेंगे पढ़ने को? तो 2, 3, 4, जो कि एसएमसी के गठन और कार्य की बात करते हैं। भाग 2 में नियम 3, 4 और 5 एसएमसी के बारे में ही है। ठीक है, नियम 3 दोस्तों कहता है कि हर सरकारी स्कूल जो कि 1 से 8 तक है में एक एसएमसी होगी और उसका कार्यकाल 2 वर्ष होगा और इसके 2 स्तर होंगे। पहला स्तर साधारण सभा है, स्कूल की ग्राम सभा है। इसके अंदर इसमें स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के माता पिता, अभिभावक, सभी टीचर और उस इलाके के चुने हुए जनप्रतिनिधि, पंच या पार्षद सदस्य होते हैं। मतलब पूरा गांव ही स्कूल की सभा है। इसकी बैठक हर 3 महीने में कम से कम 1 बार होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी आदि कार्यकारिणी समिति कौन होती है? तो ये है एसएमसी की एक्शन टीम या कैबिनेट। अपनी असली फैसले यही लेती है और इसमें 16 सदस्यों की एक टीम होती है, जो हमने पहले भी पढ़ी थी। ठीक है,
एसएमसी कार्यकारिणी समिति की संरचना जो है वो नियम 4 के अंतर्गत बनाई गई है। और इसके अंदर संख्या बात करें, संख्या देखेंगे हम, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। इसमें कुल सदस्य होते हैं 16, ठीक है। ये संख्या सीधी पूछी जाती है। अभिभावक सदस्य निर्वाचित होगा 11। 75% संख्या इनमें से कम 6 महिलाएं 50% होती हैं। संस्था प्रधानाध्यापक 1 होगा, पदेन सदस्य सचिव होता है। इसमें शिक्षकों की बात की जाए दोस्तों तो विद्यालय द्वारा निर्वाचित होता है 1 होता है स्टाफ से, और वो भी प्राथमिकता महिला को दी जाती है। स्थानीय प्राधिकारी सदस्य होता है 1 जो कि उस वार्ड का पंच पार्षद होता है, और विधायक द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं, एक तो अभिभावक और एक महिला। चलिए, नियम 4 में 16 सदस्यों की टीम है, अभी हमने पढ़ा ही तालिका के द्वारा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमेशा चुने हुए 11 अभिभावकों में से ही होंगे। कोई टीचर या नेता अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ताकत सीधे माता पिता के हाथ में दी गई है। और इस समिति की बैठक हर महीने अमावस्या को होती है। बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कि न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति कुल सदस्यों का 1/3 रखी गई है। नियम 5 विद्यालय विकास योजना यानी एसडीपी की बात करता है। 3 साल के लिए हर साल की अलग अलग उप योजनाएं होती हैं। इसे वित्तीय वर्ष समाप्त होने से कम 3 महीने पहले बनाना होता है। इसी योजना के आधार पर स्कूल को सरकार से अनुदान मिलता है। एसएमसी क्या है? तो ये स्कूल की एक छोटी सरकार है जिसे कानून ने अपनी शक्तियां दी हैं। इसमें 75% माता पिता का होना यह सुनिश्चित करता है कि फैसले स्कूल की भलाई के लिए हो, न कि किसी अधिकारी की मर्जी से। महिलाओं को 50% आरक्षण देना यह स्वीकार करता है कि बच्चों की शिक्षा में मां की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, और ये उन्हें गांव के स्तर पर नेतृत्व करने का अवसर भी देता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। हम कह सकते हैं कि स्कूल की सरकार अब गांव के हाथ में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों भाग 5 नियम 6 से 9, जिसमें सरकार के कर्तव्यों की बात की जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भाग 5 में नियम 6 और 9 की, जिसके अंदर सरकार के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। दोस्तों भाग 5 की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। किसमें? भाग 5 में। नियम संख्या 6 जो है 7 जो है वो बात करती है पड़ोस के क्षेत्र या उसकी सीमाओं की। ये नियम सरकार को आदेश देता है कि हर बच्चे के लिए उसके पड़ोस में स्कूल हो। पड़ोस के स्कूल का मतलब है कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर, और कक्षा 6 से 8 तक का स्कूल है तो 2 किलोमीटर के अंदर। विशेष प्रावधान क्या है? तो देखिए, सरकार वहां भी स्कूल स्थापित करेगी दोस्तों जहां कम से कम 150 की आबादी हो और 6 से 11 आयु वर्ग के कम से कम 20 बच्चे हो। ठीक है, 150 की तो आबादी हो टोटल और 6 से 11 आयु वर्ग के 20 बच्चे हो, तो वहां पे भी इसमें सरकार क्या करेगी? स्कूल स्थापित करेगी। अब बात आती है नियम 8 की। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व की ये बात करती है कि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व क्या है? तो बच्चों को सिर्फ स्कूल ही ना मिले बल्कि शिक्षा के लिए जरूरी चीजें भी मिले, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिले, निःशुल्क गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म मिले, और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा मिले। ठीक है, विशेष शिक्षा मिले। अब आता है राजस्थान सरकार ने 2021 में क्या किया है, तो यहाँ पर गौर से देखेंगे। आरटीई के तहत अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म भी क्या दी जाएगी? मुफ्त में दी जाएगी। ठीक है, इसी नियम 8 का व्यवहारिक रूप रहेगा। अब आता है नियम 9, जो कि अभिलेखों के रखरखाव की बात करता है। स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत या नगरपालिका की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र के सभी बच्चों का जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक का रिकॉर्ड रखे। कब तक? जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की आयु का। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रह जाए। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं जब ये नोट्स कंप्लीट कर लूंगी तो मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी कि इसके अंदर कितने हैं। तो शैक्षिक परिदृश्य में ये शॉर्ट नोट्स हैं जिसके अंदर हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, और इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं छोड़ा है कि जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये 57 पेजों में मैंने इसको नोट डाउन कर रखा है। अगर आप लेना चाहते हो कि एंड टाइम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए, चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ये सब्जेक्ट है, तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर लिख देना कि आपको पीडीएफ चाहिए। तो मैं इसके नोट्स तभी पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अदरवाइज देखो, क्लास में तो मैं पूरा दे ही रही हूँ, क्लास भी देख सकते हो आप, चाहे 2 की स्पीड से भी देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों भाग 6 की, जो स्कूलों की जिम्मेदारियों को तय करता है। भाग 6 में स्कूल की जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, और इसका सबसे क्रांतिकारी नियम माना जाता है नियम 10। ठीक है, नियम 10 में क्या है, तो 25% प्रवेश की बात की गई है। यह नियम कहता है कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी एंट्री लेवल कक्षा, चाहे एंट्री लेवल की जो कक्षा, चाहे वो नर्सरी हो, एलकेजी हो या फिर पहली कक्षा हो, कि कुल सीटों में से 25% सीटें किसको देनी है? दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी, और उन्हें 8वीं तक मुफ्त पढ़ाना भी होगा। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से क्या रहेगी दोस्तों? पारदर्शी रहेगी। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल यानी www.raj यानी कि rajpsp.nic.in है, जहां अभिभावक आवेदन करते हैं। अगर सीटें कम और आवेदन ज्यादा हो तो ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन होता है। कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता जो कि पेरेंट्स का लिया जाता है। ठीक, अब नियम 11 कहता है फीस की प्रतिपूर्ति के बारे में बात करता है। सरकार इन 25% बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाती है। सरकार द्वारा तय की गई राशि, जिसे प्रति बालक व्यय कहते हैं, सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाती है। ये भुगतान साल में कितनी बार? तो दोस्तों 2 बार किया जाता है। तो ये स्कूल पर बोझ नहीं बल्कि सरकार और निजी स्कूलों के बीच क्या है? साझेदारी है। ठीक है, अब आता है सामाजिक क्रांति इसके अंदर कैसे आई, तो संविधान के अनुच्छेद 21A की आत्मा को सही मायने में ये लागू करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कुछ अमीर बच्चों का विशेषाधिकार न रह जाए, बल्कि दोस्तों हर बच्चे का ये क्या बने? हक बने। ये निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का उपयोग करके सार्वजनिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक शानदार मॉडल है। ये सरकार और निजी स्कूलों को शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर समाज बनाने के लिए भागीदार बनाता है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 7 की, जिसमें हम नियम 20 से 25 तक अध्यापक के बारे में बात करते हैं। अध्यापकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में ये नियम हमें बताता है। भाग संख्या 7 वाला नियम 20 कहता है अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित करता है। यह नियम कहता है कि शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यताएं वही होगी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई समय समय पर तय करेगी। जैसे कि तुम्हारे लिए क्या है? रीट पास करना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर आप यूपी में तैयारी
कर रहे हो तो आपके लिए टेट पास करना जरूरी है, आप राजस्थान में कर रहे हो तो रीट पास करना जरूरी है, ठीक है। और अगर आप केंद्र में जा रहे हो तो आपके लिए सीटेट पास करना कंपलसरी है। नियम 21 कहता है अध्यापकों के कर्तव्यों की बात करता है। ये एक शिक्षक की आचार संहिता होती है, जैसे व्यक्तिगत ध्यान रखना, हर बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भी देना। दूसरा, अभिभावकों से संपर्क रखना। ऐसा नहीं कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो पेरेंट्स से कॉल पे बात नहीं करेगा या फिर उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा या उनको स्कूल में इनवाइट नहीं करेगा, पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं बुलाएगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो टीचर बनने के बाद में। नियमित रूप से अभिभावकों के साथ बैठक यानी पीटीएम करेगा और उन्हें बच्चे की प्रगति के बारे में बताएगा। निजी ट्यूशन पर रोक लगाती है कौन सा नियम, तो नियम 21, कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। और अगर कोई सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है तो वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो गैर कानूनी काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है। अब गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। तो बात करें तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला है जैक वाला, जो कि आपकी 2009 में है। अब बात करते हैं दोस्तों नियम 22 की, जो कि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात की बात करता है। ये नियम क्लासरूम मैनेजमेंट की आत्मा है। एग्जामिनर यहाँ से सवाल जरूर बनाता है। इसके लिए एक टेबल है जो आरटी अधिनियम की अनुसूची में दी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देखोगे 1 से 5 तक प्राथमिक स्कूलों में कैसे डिवीजन किया गया है छात्रों का। तो अगर 60 बच्चे हैं किसी प्राथमिक स्कूल में तो दो शिक्षक का होना अनिवार्य है। अनुपात रहेगा 30-1 का, 30 बच्चों पर 1 और शिक्षक क्या रहेगा 2, ठीक है। यानी 60 है तो 30 पर 1 शिक्षक और 60 पे हो गए 2 शिक्षक। 61 से 90 के बीच में बच्चों की संख्या है तो 3 शिक्षक रहेंगे और यहाँ पर अनुपात रहेगा 30:1। 91 से 120 पर 4 शिक्षक रहेंगे, यहाँ पे भी अनुपात अभी भी यहाँ पे 30:1 रहेगा, ठीक है। फिर 121 से 200 के बीच में तो 5 टीचर रहेंगे, 40:1 रहेगा। और 150 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, 150 से ज्यादा बच्चे हैं तो 5+1 प्रधानाध्यापक रहेगा, जो कि अनुपात 40:1 रहेगा। वही उच्च प्राथमिक शिक्षा में जैसे 8वीं तक के स्कूल है तो प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम 1 शिक्षक, चाहे वो विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा के लिए होना कंपलसरी है। और 100 से अधिक छात्रों पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा, यानी अनुपात होगा 35:1। नियम 23 दोस्तों क्या कहता है, शिक्षकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे की बात करता है। एक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में तैयारी के घंटों सहित न्यूनतम 45 कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। एक हफ्ते में टोटल 45 घंटे आपको पढ़ाना तो होगा ही होगा, ठीक है, कार्य करना होगा। नियम 24 कहता है शिक्षकों के लिए शिकायत निवारण। ये नियम शिक्षकों को सुरक्षा देता है। अगर किसी शिक्षक को कोई समस्या है तो उसके लिए एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। सबसे पहले वो ब्लॉक स्तर पर वीडियो से बात कर सकता है या शिकायत कर सकता है। वहां पे सुनवाई नहीं हो रही, जिला स्तर पर जाकर सीईओ से बात कर सकता है। राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कमेटी गठित करी जाती है, उससे बात कर सकता है। अब बात करते हैं भाग 9 में नियम 26 से 28 तक पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की। तो द लर्निंग फ्रेमवर्क किसको कहा जाता है, इसमें भाग 8 आता है। भाग 8 में नियम जो 25 है दोस्तों, उसमें पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से ये संबंधित है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चे के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित हो। नियम 26 कहता है शैक्षणिक प्राधिकारी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में पाठ्यक्रम बनाने, मूल्यांकन प्रक्रिया तय करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है, तो आपका जवाब होगा SCERT उदयपुर। SCERT की फुल फॉर्म दोस्तों ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे राज्य का शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया गया है। नियम 28 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE की बात करता है। बच्चों का मूल्यांकन रटने की बजाय उनकी समझ और कौशल के आधार पर लगातार होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा जो कि कक्षा 8 तक है, पूरी होने तक किसी भी बच्चे को ना तो फेल किया जाएगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा। हालांकि 2019 में केंद्र सरकार ने एक संशोधन किया है, जिससे अब राज्यों को यह अधिकार है कि वे 5वीं और 8वीं में परीक्षा लेकर बच्चों को रोक सकते हैं। लेकिन राजस्थान में अभी भी नो डिटेंशन नीति की प्रमुखता से यह लागू है। अब आता है दोस्तों भाग 10, जिसमें नियम 29 है बाल अधिकारों का संरक्षण, और ये हमारा 2011 का आरटी एक्ट 2011 का अंतिम नियम है। नियम 29 कहता है शिकायतों का निवारण। आरटी अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच और निगरानी के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी RSCPCR नोडल एजेंसी होगी। ये आयोग सुनिश्चित करता है कि कानून का हर प्रावधान सही से लागू हो। अब बात करते हैं दोस्तों निजी विद्यालयों में प्रवेश का चक्रव्यूह क्या है राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहले है शिक्षा का अधिकार। आरटी अधिनियम 2009 में क्या था, तो क्या करना है, जैसे 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी है। निजी स्कूलों को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। दूसरा है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 क्या कहता है दोस्तों, तो ये केंद्र सरकार के संविधान को राजस्थान की धरती पर उतारने का काम करती है। ये बताती है कि जो क्या करना है उसे राजस्थान में कैसे करना है। इसमें स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नियम बनाए जाते हैं, जैसे दुर्बल वर्ग में कौन आएगा, स्कूल का कैचमेंट एरिया क्या होगा वगैरह। अब राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 क्या है, तो स्कूलों को मान्यता देने, उनकी निगरानी करने और नियम तोड़ने पर उनकी मान्यता रद्द करने का काम ये करता है कौन, तो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989। ये तीनों कानून एक चैन की तरह दोस्तों काम करते हैं। कौन कौन से, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वाला, 2011 वाला और साथ ही साथ में आपका 1989 का राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था। ठीक है, ये क्या एक चैन की तरह काम करते हैं। कोई भी निजी स्कूल आरटी के तहत 25% सीटों पर एडमिशन तब तक नहीं दे सकता जब तक उसे 1989 के अधिनियम के तहत मान्यता ना मिली हो। 1989 के एक्ट से जो स्कूल को अस्तित्व में लाता है, फिर उस पर 2009 का राष्ट्रीय कानून और 2011 के राज्य के नियम लागू होते हैं। ये एक कारण और प्रभाव का संबंध है। अब बात आती है दोस्तों आरटी एक्ट 2009 के ब्रह्मास्त्र धारा, जो कि 12(1)(ग) है। शिक्षा में सामाजिक समानता लाने का काम करती है ये। इस धारा के अनुसार देश के हर निजी गैर अनुदानित स्कूल को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की स्कूल सीटों में से कम 25% सीटें दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होगी और उन्हें कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। एंट्री लेवल कक्षा से तात्पर्य क्या है,
तो देखो, राष्ट्रीय स्तर पर ये स्कूल की सबसे पहली कक्षा होती है, चाहे वो प्री प्राइमरी हो या कक्षा 1। राजस्थान आरटी नियम 2011 राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि आरटी के तहत प्रवेश केवल कक्षा 1 में ही होंगे। जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं जैसे PP3+, PP4+, PP5+ है, वे आरटी के तहत उन्हें प्रवेश नहीं दे सकते। हालांकि कक्षा 1 की 25% सीटों की गणना करते समय प्री प्राइमरी में पढ़ रहे बच्चों की संख्या को भी एक फॉर्मूले के तहत शामिल किया जाता है ताकि सीटों की सही संख्या निकाली जा सके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुर्बल वर्ग कौन सा है। तो दोस्तों, नवीनतम 2025 के डेटा और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार दुर्बल वर्ग का मतलब है ऐसे बच्चे जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय कितनी है, 2.5 लाख से भी कम है या 2.5 लाख या उससे भी कम है। ये आय सीमा समय समय पर सरकार द्वारा बदली भी जा सकती है, इसीलिए हमेशा लेटेस्ट डेटा ही याद रखना जरूरी है। फिलहाल लेटेस्ट डेटा जो है वो 2.5 लाख या उससे कम है। अब असुविधाग्रस्त समूह में कौन कौन आते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, अनाथ बच्चे, HIV कैंसर पीड़ितों के बच्चे, युद्ध या विधवा के बालक, निःशक्त बालक जो निःशक्त अधिनियम व्यक्ति अधिनियम 1995 की परिभाषा में शामिल किए गए हैं, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या विशेष पिछड़ा वर्ग, SBC के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख है या उससे भी कम है, BPL सूची में शामिल वो चाहे वो केंद्रीय सूची हो या राज्य सूची हो, ऐसे बच्चे। अब ये बात करते हैं पड़ोस या कैचमेंट एरिया क्या है। तो बच्चे को घर के पास ही स्कूल मिल जाए, इसी को हम पड़ोस या कैचमेंट एरिया कहते हैं। राजस्थान के नियम के अनुसार क्या कहा गया है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए बात करें तो स्कूल जिस नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका में स्थित है वो पूरा क्षेत्र उसका कैचमेंट एरिया है। बात करें अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्कूल जिस ग्राम पंचायत में स्थित है वो पूरी ग्राम पंचायत उसका कैचमेंट एरिया है। ठीक, एडमिशन में प्राथमिकता उसी वार्ड या शहरी क्षेत्र के बच्चों को दी जाएगी जहां स्कूल स्थित है। अगर उस वार्ड गांव से 25% सीटें नहीं भरती हैं तभी उस नगर पालिका या ग्राम पंचायत के दूसरे वार्डों या गांव के बच्चों को वहां पर मौका मिलता है। पहले मौका उन बच्चों को दिया जाएगा जो वहां पर रहने वाले हैं। बाद में जब सीटें खाली रह जाती हैं तो ही दूसरे वार्ड के बच्चों को या गांव के बच्चों को मौका मिलेगा। अब धारा 12(1) आरटी एक्ट की क्या है, ये आत्मा है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना नहीं है बल्कि सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। ये सुनिश्चित करता है कि अच्छी शिक्षा सिर्फ अमीर बच्चों का हक न रह जाए बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबके के बच्चों को भी बेहतरीन निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले। दुर्बल वर्ग में आय सीमा तय करना इसीलिए जरूरी है ताकि इस योजना का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। मान्यता का खेल स्कूल कैसे बनते हैं या फिर मान्यता इन्हें कैसे प्राप्त होती है, अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। मान्यता मिलती कहां से, तो मैंने पहले भी बताया, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के तहत किसी भी स्कूल को मान्यता मिलती है। ये कानूनी तय करता है कि कोई निजी स्कूल खुलेगा या नहीं, और अगर खुलेगा तो उसे किन शर्तों और नियमों का पालन करना होगा। इसके बिना कोई भी निजी स्कूल राजस्थान में एक ईंट भी नहीं रख सकता है। अब मान्यता लेने के लिए धारा 3 में आना पड़ता है दोस्तों। धारा 3 क्या कहती है? सबसे पहले स्कूल खोलने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मान्यता लेनी पड़ती है। मान्यता के लिए आवेदन से पहले जरूरी शर्तें हैं। स्कूल चलाने वाली संस्था का राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये शर्त सुनिश्चित करती है कि कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए स्कूल ना खोल ले बल्कि कानूनी और जवाबदेह संस्था ही इसे चलाए। आवेदन मिलने के 6 महीने के अंदर अधिकारी को अपना फैसला बताना होता है। दूसरी बात, अगर मान्यता वापस लेनी है तो धारा 5 के तहत ली जाएगी। अगर किसी स्कूल को मान्यता मिल गई है और बाद में वो नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे कि तय मानकों को पूरा न करना या कोई धोखाधड़ी करना, तो सक्षम प्राधिकारी उसकी मान्यता वापस भी ले सकता है। हालांकि ऐसा करने से पहले स्कूल प्रबंधन को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। अब अगर अपील कर रहे हो तो धारा 4 और 6 के तहत करोगे। अगर किसी स्कूल को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है यानी उसे मान्यता नहीं दी गई तो धारा 4 या उसकी मान्यता छीन ली गई है तो धारा 6, तो वो 30 दिनों के भीतर निर्धारित अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। ये एक तरह से कोर्ट में जाने जैसा ही होता है जहां फैसले को चुनौती दी जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कर्मचारियों की सेवा शर्तें जो कि धारा 16 में है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीन है, खासकर तुम जैसे भाषी शिक्षकों के लिए। ठीक है, ये धारा कहती है दोस्तों कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें जैसे वेतन, उनकी छुट्टियां आदि किसी भी हाल में सरकारी स्कूलों में समान पद पर काम करने वाले कर्मचारियों से कमतर नहीं हो सकती। यानी सभी को बराबर छुट्टियां मिलेंगी, सभी को बराबर वेतन मिलेगा। ये शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कौन? तो कर्मचारियों की सेवा शर्तें जो कि धारा 16 में है। अब बात करते हैं राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन अधिनियम 2016 क्या कहता है। हर निजी स्कूल में एक माता पिता अध्यापक संगम यानी कि PTA और एक विद्यालय स्तरीय फीस समिति यानी SLFC का गठन करना अनिवार्य है। यही समिति स्कूल के खर्चों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फीस तय करती है। इससे फीस निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है और माता पिता की भी भागीदारी सुनिश्चित होती है। ये कानून शिक्षा में नियंत्रण और स्कूलों की स्वायत्तता के बीच एक संतुलन बनाता है जो शैक्षिक परिदृश्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब बात करते हैं कानूनी रूप से ये अस्तित्व में कैसे आता है। तो दोस्तों जब कोई संस्था एक सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होती है तो उसका एक कानूनी ढांचा होता है, उसके खाते ऑडिट होते हैं यानी चेक किए जाते हैं और उसकी एक प्रबंधन समिति भी होती है। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि केवल गंभीर, पारदर्शी और कानूनी रूप से गठित संस्थाएं स्कूल चला सके। ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आके और कुछ भी खोल दे रहा है, किसी को भी पढ़ाने लग जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा के अंधाधुंध व्यवसायीकरण पर एक महत्वपूर्ण कानूनी अंकुश लगाते हैं। ठीक है, और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करते हैं। अभी मैंने देखा है अपने आसपास की जिनको टीचर नहीं बनना है वो लोग ट्यूशन देते हैं और 2-2 हजार रुपए तक फीस वसूली करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो जो टीचर की तैयारी कर रहा होता है बंदा, उसके पास ना जाके उस बंदे के पास जाते हैं। ये चीजें माता पिता को समझनी होंगी कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चों को खासकर उन लोगों से पढ़वाएं। ऐसा नहीं कि किसी को अगर 50 साल का एक्सपीरियंस है उससे पढ़वा रहे हैं। वो किताबें तो आपके बच्चों को पढ़ा देगा नो डाउट, लेकिन उसे कोई नॉलेज इतनी नहीं होगी जितनी कि जो शिक्षक बनने की तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं दोस्तों वेबसाइट की। वेबसाइट क्या है, हमने पहले भी बात की थी, www.rajpsp.nic.in है। ये राजस्थान सरकार का प्राइवेट स्कूल पोर्टल है, जहां एडमिशन से लेकर फीस पुनर्भरण तक सब कुछ ऑनलाइन होता है। अब इसमें पात्रता की 3 मुख्य शर्तें होते हैं। सबसे पहली आयु की शर्त है, एज क्राइटेरिया है। कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए आयु 6 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था। 2009 में भी यही मेथड था। प्री प्राइमरी कक्षाओं यानी PP3+ में प्रवेश के लिए आरटी के तहत नहीं है ये, लेकिन कुछ स्कूल इसे सामान्य प्रवेश के साथ ही करते हैं। बच्चे की आयु 3 से 4 वर्ष वो ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी है निवास की शर्तें। बच्चा राजस्थान का मूलवासी होना चाहिए, क्योंकि अगर राजस्थान का आप 2011 का अधिनियम पढ़ रहे हो तो फिर ये बच्चा मूलवास में राजस्थान का ही होना चाहिए, और स्कूल के निर्धारित कैचमेंट यानी एरिया, गांव, वार्ड, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय में रहता हो, जैसा हमने पहले चर्चा की थी। अब दोस्तों बात करते हैं वर्ग की शर्त की। बच्चे को या तो दुर्बल वर्ग, जो कि 2.5 लाख से उसकी वार्षिक इनकम कम हो, या असुविधाग्रस्त समूह, SC ST, अनाथ हो, HIV या कैंसर से पीड़ित का बच्चा हो में से किसी एक में आना चाहिए। तो ये तो वर्ग की शर्त है। दूसरी चीज, निवास का प्रमाण वो कैसे देगा, तो माता पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र जमा होगा, जो कि कम से कम 1 साल पुराना हो। आय का प्रमाण पत्र की बात करें तो दुर्बल वर्ग और OBC SBC के लिए तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, जो कि वार्षिक आय में 2.5 लाख रुपए तक का होना चाहिए, 2.5 लाख के अंदर ही होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र की बात करें तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड चलेगा। पहचान का प्रमाण पत्र बच्चे और माता पिता दोनों का आधार कार्ड ही चलेगा। और वर्ग का प्रमाण देना है तो SC ST OBC SBC के लिए जाति प्रमाण पत्र, BPL परिवार के लिए BPL कार्ड, अनाथ होने पर अनाथालय का प्रमाण पत्र, निःशक्त होने पर विकलांगता प्रमाण पत्र, HIV या कैंसर प्रभावित या युद्ध विधवा के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र उन्हें जारी करवाना होगा। रोचक डेटा इसमें दोस्तों क्या है, देखो अभी हम समाप्ति की ओर है ना। पेज नंबर 55 चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये पेज नंबर 57 में मैंने पूरा शैक्षिक परिदृश्य खत्म कर दिया, और इसमें हमने नई शिक्षा नीति भी पढ़ी 2020 वाली, 2009 वाला RT एक्ट भी पढ़ा, 2011 वाला राजस्थान RT एक्ट भी पढ़ लिया हमने, बहुत सारी समितियां इसमें पढ़ ली हैं, सब कुछ हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। और अगर ये जो क्लास है ना, अगर 1 घंटे के अंदर आपके साथ शेयर मैंने की है, या एक सवा घंटे के अंदर किया है, तो सोच के देखिए मैंने कितनी जल्दी अपने नोट्स के माध्यम से आपके साथ सब कुछ जो कि इंपॉर्टेंट था वो शेयर किया है, ठीक है। रोचक डेटा क्या कहता है, 2025 में राजस्थान की 31,500 से ज्यादा निजी स्कूलों में RT की सीटों के लिए लगभग क्या है 3.39 लाख आवेदन आए, जबकि साल 2024 में यह संख्या 3.8 लाख थी, ठीक है, 3,08,000, और अभी कितनी है 3,39,000। अब बात करते हैं दोस्तों SMC यानी विद्यालय प्रबंधन समिति की। इसकी बात जो है वो राजस्थान के अंदर किस तरीके से है। SMC की संरचना लोकतंत्र का ये छोटा रूप मानी जाती है, और इसमें कार्यकारिणी समिति कैसे बनती है, तो कुल सदस्य की बात करें 15 या 16 सदस्य होते हैं। ये संख्या स्कूल के आकार के अनुसार थोड़ी बदल सकती है, लेकिन मूल ढांचा यही रहता है 15-16 सदस्यों का, ठीक। माता पिता का दबदबा होता है इसके अंदर, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि समिति के कम से कम 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होते हैं। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है महिलाओं की भागीदारी। यह सुनिश्चित किया जाता है कि समिति में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं हो। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें नेतृत्व कौन करेगा, तो समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव इन्हीं माता पिता सदस्यों में से होता है। कोई टीचर या प्रिंसिपल अध्यक्ष इसमें नहीं बन सकता। सचिव की यहाँ भूमिका क्या रहेगी, स्कूल का प्रधानाध्यापक इस समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है, वो बैठकों का आयोजन करता है और रिकॉर्ड भी रखता है। अन्य सदस्य कौन होंगे, तो इसके अलावा एक शिक्षक प्रतिनिधि, स्थानीय वार्ड या पंच पार्षद और एक स्थानीय शिक्षाविद भी इसमें सदस्य होता है। बात करें इस SMC के कार्य क्या होते हैं, तो ये स्कूल की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी छोटा एक लोकतंत्र होता है। तो इसका काम होता है विद्यालय विकास योजना बनाना, SDP बनाना। ये SMC का सबसे महत्वपूर्ण काम है। हर 3 साल के लिए एक योजना बनाई जाती है, जिसमें स्कूल की जरूरतों जैसे कितने और शिक्षक चाहिए, कितने कमरे चाहिए, क्या क्या उपकरण चाहिए, और इन सब पर कितना खर्च आएगा का पूरा ब्यौरा होता है। यह योजना बनाकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेज देता है। निगरानी करता है स्कूल में सभी बच्चों का नामांकन हो और वे रोज स्कूल आए, सरकार से मिलने वाले अनुदानों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, स्कूल में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील सही से बन रहा है या बट रहा है या नहीं, शिक्षक अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहे हैं या नहीं, और प्राइवेट ट्यूशन तो नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सारी बातें ये निगरानी में रखता है। तीसरी चीज है इसमें अधिकारों की रक्षा। यह समिति सुनिश्चित करती है दोस्तों कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक दंड ना दिया जाए और किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने कितने शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से ये सब्जेक्ट भी क्लियर कर लिया। इससे पहले मैंने आपके साथ ICT शेयर किया था, काफी बच्चों ने उसको प्यार दिया, और पूरी क्लास ली इसके लिए थैंक यू, है ना। और इसको भी आप उतना ही प्यार देंगे, क्योंकि मैं इतने कम टाइम में आपके साथ पूरे नोट शेयर कर रही हूँ, जहां से आप बहुत अच्छा वेटेज स्कोर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, अगर आप बहुत प्यार से देखें तो। हाँ, इसमें मैंने आपके साथ क्वेश्चन आंसर जो है वो शेयर नहीं करे हैं, उसके लिए तो आप कोई भी एक अच्छा प्रकाशन देख लें, है ना। PYQs बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप उनको करें, लेकिन करें जरूर। एक बार ये शॉर्ट नोट्स जरूर देखें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ राजस्थान की करंट अफेयर पर बात करूं, उसकी अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्लास लेकर आऊं, या फिर मैं कोई अदर सब्जेक्ट जैसे विद्यालय विषय पर लेकर आऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।